नमस्कार, मैं गोविंद सिंह यादव, द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन से आज रविवार आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और आज हमारे बीच हैं श्री दया प्रकाश सिन्हा जी, जिन्होंने नाट्य लेखन, जो एक नाट्य लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं, निर्देशक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उनमें जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री और सर के लिखे हुए जो नाटक हैं वो हैं कथाएँ कंस की, अपना अपना गाँव, मेरा भाई मेरे दोस्त, इतिहास चक्र, इतिहास, सीढ़ियाँ, रक्त अभिषेक, सम्राट अशोक, बहुत सारे नाटक हैं। तो आज हम सर से मिलेंगे, सर से बातें करेंगे कि सर जब नाटक लिखते हैं तो उनका प्रेरणा का स्रोत क्या होता है। तो सर के पास एक पूरा इतिहास है, सर खुद एक इतिहास है, क्योंकि सर पैदा हुए थे 1935 में और आज 2020 में हम लोग हैं। तो सर से एक पूरा इतिहास सर के पास है जो हम जान सकते हैं सर से। तो चलिए मिलते हैं सर से और बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। थैंक यू सर, आप आए और हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं सर, और आपसे हम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा सर। सर, आपने तो आप शुरू से पढ़ाई में बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, आपने पढ़ाई की, उसके लिए आप इलाहाबाद भी गए पढ़ाई के सिलसिले में। सर आप थिएटर से कब जुड़े? इलाहाबाद में जुड़े, मतलब किस तरह से आप थिएटर से जुड़े, क्योंकि पढ़ाई और थिएटर दोनों आपकी साथ साथ चलती रही, और उन दोनों के बीच में कैसे आप सामंजस्य स्थापित करते थे सर, पढ़ाई और थिएटर के बीच? ऐसा है कि क्योंकि सर जी सर जी ऐसा है कि कैसे थिएटर में मैं आ गया, क्यों आ गया, तो शायद बचपन से सहज रुचि थी कि मैं जी थिएटर में जाऊँ, थिएटर में काम करूँ। और बच्चे थे तो हम लोग ऐसे ही झूठ मूठ के नाटक आटक किया करते थे मोहल्ले में, अड़ोसी पड़ोसी के भाई के साथ। लेकिन जो रियल रुचि मुझे लगी, मैंने पृथ्वी थिएटर्स का नाटक देखा, पृथ्वी थिएटर्स के सारे नाटक देखे। और पृथ्वी थिएटर्स में एक मानिक कपूर हुआ कर, हमारे पिताजी के दोस्त होते थे। तो बैक स्टेज में जाकर के देखा और पिताजी से भी तो मिले थे, लेकिन बहुत इम्प्रेस हुआ नाटकों से। और मैंने कहा कि अपने पिताजी से कहा कि मैं पृथ्वी थिएटर में जाऊँ, तो हंस दिए, बात बनी नहीं। मैंने सोचा था मानिक कपूर जो है पृथ्वी थिएटर्स में कुछ मैनेजर वगैरह कुछ है, इनके जरिए बातचीत हो जाएगी, वो बात नहीं बनी। लेकिन थिएटर का जो आकर्षण था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और तभी मैं उसका चेक करूंगा कि के बी चंद्रा साहब, वो मुझसे 1 साल सीनियर थे, 1-2 साल सीनियर। वो फिल्मों में गए थे, इलाहाबाद के बहुत प्रसिद्ध एक डॉक्टर थे, उनके छोटे भाई थे और केदार शर्मा के असिस्टेंट बन गए। और उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन लगता है कि वो 2-3 साल वहां रह करके जब लौटे तो शायद नहीं होंगे तभी लौटे। लेकिन हम लोगों को लगता था कि बहुत बड़ी चीज है, ये तो मुंबई से लौट करके आए, फिल्मों में भी अटैच थे, तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने काम ना करेंगे, और जब उन्होंने नाटक किया तो उसमें किसी लड़कियों ने रोल करा, लड़कियों के रोल लड़कियों ने करे, क्योंकि उस लड़कियां थिएटर में आती नहीं थी। आई एम टॉकिंग ऑफ 53-54-55 की बात कर रहा हूँ मैं। तो लड़कियां आती नहीं थी। मुझे याद है एक संस्कृत डिपार्टमेंट में एक नाटक हो रहा था, तो पंडित जी ने डायरेक्टर रहा था संस्कृत के। उन्होंने जब लड़कों को रोल दिए तो उन्होंने को लड़की बना दिया और काले लड़कों को लड़का बना दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि गोरा लड़का लंबा है कि छोटा है। तो नतीजा ये हुआ कि जब नाटक हो रहा था तो लंबी लंबी लड़कियां और
और नाटे नाटे आदमी, तो एक हंसी जी मजाक सर। जैसा था पैशन। लेकिन केवी चंद्रा जी ने नाटक करा तो उसमें एक लड़की ने रोल करा, तो हम लोग बहुत जी प्रभावित हुए। बम्बई का टच था, फिर हमारी उनसे मित्रता हो गई। तो उसी समय मैंने लक्ष्मी नारायण लाल का एक नाटक मैगजीन में पढ़ा, उसका नाम था ताजमहल के आंसू। तो जी ताजमहल के आंसू जब मैंने करा, वो कर रहे थे, तो वो डायरेक्टर थे शाहजहां मैं बना था। उसकी कहानी ये जी थी कि शाहजहां के रात में सपने में वो मुमताज महल को देखता है, जी और जब उसकी आंख खुलती है, जिस सूरज निकल आता है तो उसकी आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है और मुमताज चली जाती है। तो ये नाटक बेस था। जी तो मुमताज महल के रोल के लिए हम लोग चाहते थे कोई बड़ी खूबसूरत लड़की हो। तो उस जमाने जी में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी यूनियन में इलेक्शन हुआ था, और एक लड़की जो सेक्रेटरी इलेक्ट हो गई थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम था रजिया काजमी। तो हमने कहा जी कि रजिया काजमी अगर एक्टिंग करे मुमताज महल की तो ठीक है। तो मुमताज से मैंने रजिया से कहा कि वो मेरे साथ एक्टिंग कर लो, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मेरे एक्टिंग नहीं करूँगी। तो उन दिनों नेमचंद्र जी उन बाद में थे। नेमचंद जी एक किताबों की दुकान चलाते थे। किताब की दुकान का नाम था आधुनिक पुस्तक भंडार, और वहीं पास में थोड़ी दूर पर उनका मकान था। तो मैं उनके जाया करता था और रेखा जी को भी जानता था। तो मैंने रेखा जी से कहा कि हम लोग नाटक करना चाहते हैं और हम लोगों को लड़की बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत है, रोल लायक है, आप चल करके उससे हमारी सिफारिश कर दीजिए। तो रेखा जी ने कहा चलो। तो हम और रेखा जी रिक्शे में बैठ करके, रेखा जी आप अपनी साइकिल पर, हम लोग रजिया काजमी जी के घर गए। और रेखा जी ने कहा भाई रजिया एक्टिंग कर लो, सिन्हा साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं इनको जी जानती हूँ। तो वो हंसने लग गई। मेरी रेखा जी आप आई हैं, तो फिर सिन्हा साहब ने तो मुझको फांस लिया, अब मैं एक्टिंग करूँगी। और वो यूनियन की सेक्रेटरी थी, खूबसूरत थी, थे, और लड़कियों के साथ कास्ट जो है, तो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ड्रामेटिक हॉल जो था, अब पता नहीं है या नहीं है, जी ड्रामेटिक हॉल हुआ करता था, नहीं नहीं था। तो भर गया। है सर, है। अभी भी होगा। हाँ, तो वो बहुत हाँ, बुरी जब तरह तक से मैं भर था गया, तब तक ओवर तो था। क्राउडिंग हो गया, जी होगा मेरे ख्याल से। बहुत बहुत, जी तो ओवर क्राउडिंग हो गई उन सब जी की वजह। तो वो नाटक हमारा सफल हुआ, तो वो मेरा पहला नाटक था और मेरी तारीफ भी हुई। एक वहां पर बंगाली दादा हुआ करते थे, रॉबिन बैनर्जी, जी वो मेकअप करते थे। वो जी बस, जो रोडवेज की बस थी उसके मैनेजर हुआ करते थे। उनका शौक ये था जी कि मेकअप करें। तो जब जी वो मेकअप उन्होंने हमारा करा, मेकअप करने के बाद उन्होंने कहा मिस्टर सिन्हा, मैंने आज आपका मेकअप किया है, और जरिए आपके खून में थिएटर के जर्म से डाल दिए, अब आप इन जी जर्म से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, इतनी कोशिश करें। जी और ये सही जी नहीं है कि उस दिन से जर्म जो जी पड़ा वो अब तक चल रहा है। जी बुलबुला रहे हैं इसमें। तो इस तरह से शुरुआत हुई। फिर हम लोगों ने इसके बाद फिर मैंने कई नाटक करे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर जी मैंने अपना एक नाटक लिखा, जी पहला नाटक जो लिखा, रीत विपरीत। तो वो जी स्टेज करा हमारे बच्चों ने। फिर से दो तीन नाटक मैंने लिखे। फिर उपेन्द्र नाथ का नाटक किया, रामकुल का नाटक किया, कभी भारती का एक अंक किया। वो जी नदी प्यासी थी, जी उसका धर्मयुग में विवरण लिखा किसी ने, शायद लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा। वो लेखक, वो भी बड़े लेखक थे। जी तो इस तरह से हुआ। फिर हम लोगों का जो ग्रुप था, थिएटर का ग्रुप, जी उसे वो बाहर पर हम लोगों ने इलाहाबाद आर्ट एसोसिएशन की स्थापना करी। हम थे के भी अच्छा चंद्रा थे और भी लोग थे। एक वहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में बाद में प्रोफेसर भी है, वी के मालवीय, बालकृष्ण मालवीय। और वहाँ पर जी एक डिपार्टमेंट में थे वी के मंडल, जी जी पीके मंडल जी जी जोलॉजी डिपार्टमेंट में। जी जी और सर, जी बाद सर। में एक सुधीर चंद्रा भी थे, सुधीर चंद्रा भी थी। ये सब हमारे बाद में सब जुड़े हमारे साथ। और हम लोगों जी ने फिर इलाहाबाद का नाटक किया में किया।
वो भी लक्ष्मी नारायण लाल का। हम सोच रहे थे कौन सा नाटक करें, तो भारती जी ने, धर्मवीर भारती भी प्रोफेसर थे, जी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम अंधा कुआं करें। अंधा कुआं उस समय तक छपा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उस नाटक को किया। उसमें धर्मवीर भारती की पत्नी थी, उनका कांता भारती, पहली पत्नी, दूसरी नहीं। जी दूसरी तो पुष्पलता शर्मा थी, जी उससे उन्होंने शादी करी। पुष्पलता को भी हम जानते थे, तो लेकिन कांता जी को ज्यादा जानते थे। तो कांता जी उसमें एक्टिंग कर रही थी हमारे साथ। अभी तमाम लोग थे, लड़के लड़कियां लोग के साथ एक्टिंग करने लगे। वो समस्या पर समाप्त हो गई, तब तक काफी लोग आगे आने लग गए। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। एक उससे भी पहले मेरा एक जी घटना है। जब हम जी बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, तो यूनियन का इलेक्शन हो रहा था, और उसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। मैंने भी नॉमिनेशन भर दिया, ये भी नहीं जानते थे कि यूनियन क्या है, क्या करना है, बस भर दिया। तो यूनियन का फंक्शन हो रहा था, तो मैंने एक नाटक जी लिखा, उसका नाम था भूख। उस जमाने में जी गरीबों के प्रति सब बड़ी जागृति, वो जमाना ऐसा था जबकि गरीबी बहुत थी भी, और लोग महसूस भी करते थे, मिडिल क्लास महसूस करने लग गया था कि गरीबी है। जी तो भूख नाटक लिखा। भूख नाटक एक अंक की था, 5-7 पेज का था, और हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। हीरो मैं था, और छोटा सा प्ले था 20 मिनट का। तो उसमें दृश्य ये था कि एक महिला, उसका नाम था राधा, वो मर रही है या लेटी है या बीमार है, क्या है, और मैं उसके पास बगल में बैठ करके मोनोलॉग बोल रहा हूँ, एक आलाप कर रहा हूँ, और मैं उससे बोलता, लेकिन उसमें मोनो मोनो एक आलाप करता हूँ, तो मेरी आत्मा की आवाज जो है पीछे पर्दे से आती है। जी तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने उस दिन अपना डायलॉग बोला, और अंतर जी आत्मा की आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा अच्छा बोला, फिर भी नहीं आई। तीसरी बार बोला, फिर भी नहीं आई। इतने में सब ऑडियंस समझ जी गए, और उन्हें तालियां बड़ी जोर से बजानी करते, हूट करते ना। और एक आदमी हूटर जी बजाता है, बिल्कुल जैसा कुछ हो, जी वो बजाना शुरू कर दिया, और उखड़ गया मामला। और मैं गुस्से में जी अंदर घुसा। हमने कहा पर्दा बंद करो, और गुस्से में वॉक जी आउट करा। वो पर्दा बोला क्यों नहीं, जो बोला था वो भाग गया। बाद में पता लगा, क्योंकि वहीं मारपीट हो जाती उस समय, तो बाद में उसने बताया कि वो हाथ की लिखी मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसके पीछे आगे पीछे हो गए, तो वो जी डायलॉग को, जो डायलॉग बोल रहा था, वो नहीं बोल पाया। तो ये पहला जी एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद तो फिर काफी, फिर जब इलाहाबाद एसोसिएशन बना लिया, जी उसी के साथ ही हमने एक अपना पहला नाटक लिखा, क्या, सांझ सवेरा। जी सांझ सवेरा नाटक एक ऐसे यूथ की कहानी है, जी मॉडर्न है, जी और जो उसका आस्थावान परिवार है, जो कि कहता है कि हम एक पैसा रिश्वत का नहीं लेंगे, और जबकि जी बगल में रिश्वत वालों की बड़ी बड़ी कोठियां बनती चली आ रही हैं। तो वो कहता है कि जमाना बदल गया है, वैल्यूज बदल गई हैं। ये तुम्हारी ओम की और इसकी जो जो आस्थावान है और नास्तिक है और धर्मात्मा है, धर्म कर्म है, ये आज के जमाने में नहीं चलेंगे। आज वैल्यूज डिफरेंट है। उसमें एक डायलॉग है हमारा, शायद मोनोलॉग होगा, एक सवाल पूछना। उसमें एक डायलॉग है कि जमाना रॉक एंड रोल का है। अब रॉक एंड रोल उस जी जमाने में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। इस जी सर जी सर जमाना रॉक एंड रोल का है, तो स्ट्रगल, स्पीडों का उसमें स्ट्रगल दिखलाया था। जी तो इतना, तो ये यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी नाटक हैं, जी हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो, नहीं नहीं मैं बोल। कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं नहीं मैं कुछ ये नहीं बोल रहा था सर। तुम्हारा फोन है क्या? तुम्हारा नहीं टेलीफोन मेरा आ फोन गया नहीं था। है सर। नहीं नहीं मेरा फोन नहीं है सर। मैंने नहीं अच्छा किया। अच्छा अच्छा। तो
कहीं ना कहीं नाटक जैसे जैसे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ा, तो जी और जैसी जैसी परिस्थितियां थी, मैंने रिएक्ट किया उन परिस्थितियों से और नाटक लिखा। जी सर। सर बहुत इसके सारे आगे लोग सुनना हैं चाहता हूँ। सूर्यमोहन। हाँ सर बिल्कुल, आपसे सुनने के लिए हाँ, तो हम सब श्रीमान आए हैं। कुलश्रेष्ठ। सूर्यमोहन हाँ, कुलश्रेष्ठ जी हैं और वीणा शर्मा जी हैं, राजनारायण दीक्षित जी हैं, सब आपको प्रणाम बोल रहे हैं सर। नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। भूमकेश्वर जी हैं। अच्छा। जी। तो फिर इस तरह से सो जिस जमाने में जी हम जिस जमाने में इलाहाबाद आर्ट एसोसिएशन स्थापित करा, जी उसके पहले हमने एक शांत सवेरा नाटक लिखा जिसके मैंने कथा बताई। उसके बाद हमने नाटक ये अंधा कुआं किया नाल का 59 में, जी 58 59 में। और उस जी समय 58 59 में संगीत नाटक अकेडमी ने अखिल भारतीय ड्रामा फेस्टिवल किया था पहली बार। जी और इसमें उन्होंने बॉम्बे का ग्रुप था और भी कलकत्ता का ग्रुप था, श्यामानंद चालन का था, बॉम्बे में किसी और का था। उस ग्रुप में इलाहाबाद से हम दो लोगों को बुलाया गया। एक तो जी इलाहाबाद आर्ट एसोसिएशन के अंधा कुआं को, जी और दया प्रकाश सिन्हा के सांत सिवेरा का। तो जी 59 में हम दो नाटक लेकर के आए ऑन द इन्विटेशन ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी। हम पूरे शहर के लोग थे। पता नहीं, जब हमारे नाटक के बाद लोगों ने दिल्ली में हमने देखा, हम लोगों को ऑटोग्राफ लिए, तो हम लोग बहुत खुश हुए ऑटोग्राफ दे रहे। उस उम्र जी कितनी, सर। 23 24 साल के थे और उस समय ऑटोग्राफ दे रहे थे। और इलाहाबाद जैसे शहर को छोड़ करके दिल्ली आए थे नाटक करने। हालांकि जी नाटक में जो तो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उन्होंने हमको दुखी किया, लेकिन फिर भी हम लोग जी आए तो थे और नए लोग थे, तो वो स्ट्रगल का जमाना था। उसके बाद मैंने एक नाटक लिखा। उन दिनों में साइकोलॉजी पढ़ रहा था, क्योंकि जब नाटक लिखना हो तो अनलेस यू नो द साइकोलॉजी, जी मनोविज्ञान ना जो, वो जी पढ़ना आवश्यक होता है। और मेरी उसमें रुचि हो जी गई, तो मैंने शौकिया अध्ययन में कई क्या कहते हैं साइकोलॉजी की किताब पढ़ी। तो जब पढ़ रहा था जी तो मुझे एक स्ट्राइक हुआ कि साइकोएनालिस्ट जो होता है वो बच्चों को एडवाइस करता है कि ये ना करो, ये करो, ऐसे करो। अगर वो खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट हो जाए तो क्या होगा। तो उसमें स्ट्राइक जी करा कि एक साइकेट्रिस्ट है जो अपने पेशेंट को बताता है कि तुम बुरी चीज, लेकिन जिंदगी उसकी इतनी खराब है कि एंड में खुद ही सुसाइड कर लेता है। तो ये नाटक जी मैंने वहां पर किया, और ये नौकरी में आने के बाद किया, ऑफिस ट्रेनिंग स्कूल में किया मैंने ये नाटक। तो उसके बाद नाटकों का सिलसिला, जब फिर शादी के बाद सर। जी मैंने, हाँ, ये 2 3 नाटक मैंने पहले लिखे थे। फिर शादी के जी बाद मैंने कॉमेडी लिखी अपने अपने दाव। जी जी और वो अभी भी करते हैं, मुंबई का ग्रुप कर रहा है आजकल। वो लड़की ना, विजया खटाना, या जी क्या नाम जी है उसका, बॉम्बे का ग्रुप कर रहा है, एनएसडी की लड़की है, सर। वो हाँ कर रही है बॉम्बे में। जी है, जी 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 तो कई सर। कई जगह पर हुआ। जी उसमें भी हुआ था, इन्होंने अनिल रस्तोगी ने करा था। बहुत हुआ है, कॉमेडी है जी उसकी। तो वो शादी के बाद चूंकि फेस बहुत खुशी का होता है ना, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, जी सर। कॉमेडी लिखी। उसके बाद हमारे एक दोस्त के बी चंद्रा, उन्होंने कहा कि हमको 5 कैरेक्टर्स का एक नाटक लिखो जो हमारे काम आ जाए। फिर मैंने दुश्मन, इसका नाम बदल जी करके मैंने बाद में कर दिया सैया मगन पहलवानी में। कॉमेडी है, हाफ जी फार्स है ये। तो ये जी स्टेजेस थे। तो इस तरह के जो नाटक लिख रहा था मैं, तभी मेच्योर हो रहा था, पॉलिटिकली मेच्योर हो रहा था। उस जमाने में मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के दंगे भेज रहा है अपने क्रांति, वो आतंकवादी भेज रहा है, पाकिस्तान हमला भी कर रहा है, ये भी कर रहा है।
तो मैंने जी, सोचा कि हिंदू मुसलमान में अलगाव नहीं होना चाहिए, तो उन दोनों जी, कम्युनिटीज को नजदीक लाने की दृष्टि से मैंने नाटक मेरे भाई मेरे दोस्त, जिसमें हिंदू मुस्लिम जी, की समस्या है, तो मैंने कोशिश, जो रिएक्ट मैंने सिचुएशन से करा, जैसे उनको लिखने की कोशिश करी। मैंने कोई प्लेन से सिंबल से सपाट कैरेक्टर्स वाला कॉमेडी जो ना हो। फिर उसके बाद फिर मैं मैच्योर हो रहा था, पॉलिटिकली अवेयर था। 1900 जयप्रकाश आंदोलन चल रहा था, और वहां पर उन्होंने गुजरात में विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था नव निर्माण समिति। जी, उसी समय मैंने तो बड़ा एक्साइटेड था यूथ मूवमेंट से। उसके पहले दिल्ली आया। अच्छा, मैं इसके पहले बताता हूँ। 1968 में जी, मैं दिल्ली आया, जी, और दिल्ली में जब आया तो मैं एक प्लेस में घूम रहा था, तो जनपथ के ऊपर एक क्यूरोज, जो तिब्बतन तिब्बतन शॉप है ना, जो क्यूरोज बेचती हैं, उस खड़ा देखा। तो मैंने देखा कि एक हिंदुस्तानी लड़की हॉट पैंट्स पहने हुए सिगरेट जी, पीते हुए खड़ी है, और जी, वो फूट करके देख रही है एक अमेरिकन लड़की को जो हरे नाम के कपड़े वपड़े पहने हुए सामने खड़ी हुई है। जी, तो वो स्टक कर गया मुझको। तब उसमें मैंने ओ अमेरिका नाटक देखा, और वो जी, हुआ, लखनऊ में भी हुआ, बॉम्बे में भी हुआ, सुनते हैं दिलीप कुमार भी उसको देखने आए थे, तो बॉम्बे में हुआ। उसके बाद लेकिन मैं धीरे धीरे पॉलिटिकली मेच्योर हो रहा, और जी, 73-74 में जयप्रकाश मूवमेंट धीरे धीरे पिकअप कर रहा था, नवनिर्माण जी, समिति बनी थी। तभी मैंने एक जिज्ञासा हुई, कृष्ण लीला में देख रहा था, मुझे जिज्ञासा हुई कि अगर कंस ने बहन की शादी, वो जो था, बहन को गिरफ्तार जेल में डाल दिया शादी के समय, तो कंस के पिता ने अब आपत्ति क्यों नहीं करी, क्योंकि उस समय जी, कंस तो राजकुमार था, राजा तो उसके पिता जी, थे। तो मैंने इसको कहा कि ढूंढना चाहिए। तो मैंने कुछ पुराण लाया लाइब्रेरी से, और कृषि ऊपर, तो उसमें एक जगह पर पढ़ा कि कंस ने अपने पिता को नगर द्वार के ऊपर बंद करवा दिया, मतलब जी, जेल में डाल दिया था। तो जी, मुझे स्ट्राइक हुआ, इसने अपने बाप को बंद कर दिया था, इसका मतलब इसके फादर और बेटे में कोई स्ट्रगल होगा, कोई कंफ्लिक्ट होगा। और तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि औरंगजेब ने भी तो अपने पिता को जेल में डाल दिया था, और अजात शत्रु ने भी तो अपने पिता को जेल में डाल दिया था। तो एक पैटर्न दिखलाई पड़ने लगा मुझे इतिहास का, और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। और तो तो इतिहास का विद्यार्थी, तो मुझे लगा कि जो जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो जिनपे एक सौ राज्य होता है, वो और उनके एक तरह से बिहेव करते हैं। सारे डिक्टेटर्स प्रारंभ में तो नारे देते हैं, उनकी अति महत्वाकांक्षा की वजह से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और कुचलते हुए सबको आगे बढ़ते हैं, और जब सफल जाते हैं तो अकेले रह जाते हैं, डरे हुए होते हैं, और फिर उसके बाद उनका पतन होता है। तो ये कंस के मैंने लिखा, तो ये पॉलिटिकल नाटक। जी, लेकिन जब ये कंस नाटक मैंने पढ़ा, तो कंस नाटक में उस जमाने दो हुआ करते थे, हिंदी डिपार्टमेंट के हेड होते थे। वो एक हर फ्राइडे को एक गोष्ठी करते थे, हर फ्राइडे जी, को या छोड़ के 15 दिन बाद गोष्ठी करते थे। उसमें अलकाजी भी आए थे, राजेंद्र यादव भी थे, और तमाम उस समय के बड़े साहित्यकार थे। जब मैंने नाटक पढ़ा, तो काजी साहब ने इस नाटक की तारीफ राजकमल प्रकाशन को ओम प्रकाश जी से कही। ओम प्रकाश जी ने कहा कि हम उस नाटक को छापना चाहेंगे जिसकी अलकाजी जी तारीफ करे। फिर अलकाजी जी ने हमसे नाटक ले लिया, और एनएसडी में उसकी तैयारी शुरू करी, रोल बांट दिए, रिहर्सल जी, शुरू हो गया। तभी इमरजेंसी आ गई, और वो नाटक पैकअप कर दिया अलकाजी जी ने। अलकाजी वॉज ए ग्रेट डायरेक्टर, और उनको बड़ा जी, एडमायर करता हूँ। लेकिन उन्होंने बाद में
कोई 5-6 साल पहले इस घटना के 5 से 7 पहले होगा, उन्होंने एक वृक्ष के ऊपर, वहां पर एक संस्था थी, क्या नाम था उसका, तो उसमें बड़ा सारे लेखकों की संस्था थी। उसमें उन्होंने एक अपना लाइट लाइट शेडो का एक प्रोग्राम दिया था, जिसमें स्लाइड्स दिखाते थे वृक्ष की या वृक्ष की इंस्टीट्यूशन की, और खुद बोलते थे वो। तो उन्होंने वृक्ष प्रोग्राम दिखलाया था कि किस तरह से उसने रिवोल्ट किया अगेंस्ट दी डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर, जिसको कि यहूदियों को निकाल रहा था ये। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर कर दिया इंदिरा जी की इमरजेंसी के आगे, नाटक पैकअप कर दिया, तो मुझे लगा ये क्या हो गया, कहीं हम लोगों की बड़ी बड़ी बातें अच्छी होती हैं, आदर्शवादी होती हैं, लेकिन जब कठिनाई हो जाती है तो मुश्किल। शायद हम सभी, हम काजी साहब को कह रहे हैं, हम भी तो उतनी कमजोर है ना, कभी हत्या के सामने नहीं कर सकते। फिर मेच्योर दृष्टि मेरी और मेच्योर होती। सर एक क्वेश्चन है वीणा शर्मा जी का कि एक नाटककार जब निर्देशक बनते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? वीणा शर्मा जी का क्वेश्चन है ये। देखिए, मैं निर्देशक मैं नाटक का निर्देश होता है। क्या सवाल है, फिर पूछिए। सर सवाल ये है कि जब एक नाटककार जब निर्देशक बनते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं उनके सामने जब वो खुद नाटककार है और निर्देशित कर रहे हैं नाटक? देखिए, मैं मूलतः तो अभिनेता था, उसके बाद नाटक, उसके बाद निर्देशक था, नाटककार तो बाद में बना जी। ये जो आकर्षित जिसने किया वो तो अपने रंगमंच निश्चित करा जी। और मैंने जो नाटक, तो निर्देशक में इसलिए नहीं था कि नाटककार पहले था, मैं पहले निर्देशक बाद में नाटककार था, इससे उत्तर ये सेटिस्फैक्टरी नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन सर जी, हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं सर, आप बोलिए सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर। मैं ही कह रहा था कि देखिए, नाटककार, देखिए जो मेरे ख्याल से सफल नाटककार के लिए जरूरी है कि वो रंगमंच को हर तरह से जाने, चाहे वो प्रॉम्प्टर के रूप में जाने, चाहे लेखक के कॉस्ट्यूम के डिजाइनर के रूप में जाने, चाहे वो एक्टर के रूप में जाने, मेकअप रूप में जाने, डायरेक्टर के रूप में जाने, वही अच्छा नाटककार बन सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ अच्छे नाटक इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्योंकि रंगमंच से जुड़े हुए लोगों ने नाटक नहीं लिखे, कम नाटक लिखे हैं। साहित्यकार नाटक लिख देते हैं जिनका कि रंगमंच से जुड़ा नहीं, समझते नहीं है कि रंगमंच की आवश्यकता है। तो मैं दूसरे, जहां तक नाटककार होने के बाद जो मैं नाटक निर्देशित करता हूँ, तो मैं इस दृष्टि से करता हूँ क्योंकि नाटक तो एक बार मेरे दिमाग में होता है, नाटक की रचना लेखक के दिमाग में होती है। सो मत सोचो कि मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, जब कोई सीन लिखता हूँ तो मैं तो विजुलाइज कर रखता हूँ कि ये कैरेक्टर यहाँ से आया, ये यहाँ से इधर आया, इसमें कितना समय लगेगा, क्या क्या एक्सप्रेशन होंगे चेहरे पर, कितना क्रोध होगा या कितने आंसू होंगे, ये सब आई कैन विजुलाइज। इसलिए नाटक को मैं कहता हूँ ये द्विआयामी विधा है। एक बार ये नाटक इसके द्विजन्मी है। एक बार नाटककार के मस्तिष्क में जन्म लेती है, बाद में निर्देशक उसको मंच पर जन्म देता है। इज दैट ऑल राइट? जी जी बिल्कुल सर। लेकिन क्या जब आप नाटक लिख रहे होते हैं, जब आप डायरेक्ट करते हैं, तो कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस आते हैं, चेंजेस बनते हैं, या कि हूबहू वैसा ही होता है जैसे आपने लिखा होता है? नहीं, ऐसा है, मैं नाटक लिखने के बाद निर्देशित इसीलिए करता हूँ कि नाटक को उसे जो छोल है उनको निकाल सकूं, उनका ऑडियंस का क्या रिएक्शन है उसको भी देख करके करूँ। तो मैं इसीलिए नाटक लिखने के बाद खुद निर्देश
कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि खुद ही निर्देशित करूँ, क्योंकि मैं अपने शब्दों में कहता हूँ नाटक को मंच से सिद्ध करता हूँ, मंच सिद्ध करता हूँ, जी मंच पर वो कैसा उभरेगा, जी तो जी इसलिए मैं करता हूँ। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि जब नाटककार एक बार जी नाटक लिख देता है तो कुछ तमाम निर्देशकों के हाथ में जाता है, अलग अलग, हर निर्देशक उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकता है, संशोधित कर सकता है। मैं ये कंसीड करता हूँ कुछ नाटककार बड़े आग्रही होते हैं कि मेरी लाइन एक लाइन जरूर करो, क्योंकि मुझे याद है लक्ष्मी नारायण लाल के और मोहन राकेश का थोड़ा सा झगड़ा। मोहन राकेश का नाटक था, ये आश्रम का एक दिन था, जी लक्ष्मी नारायण लाल ने किया था इलाहाबाद में, तो जी चिट्ठी लिखी उन्होंने मोहन राकेश ने कि तुमने लाइन कैसे बदल दी, ये कैसे कर दिया, सब चिट्ठी लिखी। तो मैं सोचता जी हूँ निर्देशक तो दूसरा जन्म देता है ना, उसका तो जी उसे अधिकार होता है कि परिवर्तित कर, जी जी लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको मन सिद्ध करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये भी देखता हूँ कि इस कैरेक्टर को नेक्स्ट सीन में आना तो इतना समय मिलेगा कि कपड़े बदल सके, तो ये सारी चीजें तो थिएटर के हिसाब से। जी फिर मैंने जैसा कह रहा था कि सर मेरा विजन बदल गया और व्यक्ति से उठकर समूह होने लग गया, व्यक्ति से समष्टि की ओर बढ़ने लग गया। और तब उसके बाद फिर जब मैं कथा एक कंस की लिखा, उसके बाद मैंने सादर आपका लिखा। सादर आपका जी भी मेरा एक्सपीरियंस था। हम छोटे शहर के लोग थे, अयोध्या फैजाबाद के, फिर हमारे इलाहाबाद में पढ़े पढ़े, फिर आए। तो रिहर्सल के बाद एक महिला को, हम कार हमारे पास थी, हम लोग 2-3 लोग पहुंचाने गए, 9:30 था, तो उसने कहा बड़ी जी जल्दी घर आ गए, जी क्या करेंगे, चली कहीं और। तो आई वाज शॉक्ड जी कि ये क्या क्या कल्चर है। तब मैंने जी फिर एक और महिला से मिला, वो हमारी एक्ट्रेस थी, जी तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, बाद में वो भी जॉब उसको मिल गया। उसने यूनिवर्सिटी के लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करा था और नहीं हुई, तो माँ ने कहा कि सेशन कमेटी के सारे मेंबर्स को तुम जानती हो, तुम्हारा नौकरी क्यों नहीं मिली। तो उसने कहा जी मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा तुम नहीं करो तो क्या करेगा, लड़की क्या नहीं कर सकती। उस लड़की ने हमको जी बताया कि उसकी माँ ने उससे कहा कि लड़की क्या नहीं कर सकती। तो एक नया संसार, एक नई दुनिया जो इलाहाबाद की नहीं थी, फैजाबाद की नहीं थी, वो दिल्ली की महानगर की संस्कृति का, उसमें मैंने नाटक लिखा सारा। और चादर आपको शायद पहले लिख लिया था, वो मैंने कर, जी लेकिन उसके बाद मेरी फीजी पोस्टिंग हो गई, फीजी जी विदेश में, वहाँ पर वहाँ मेरी पत्नी का देहांत हो गया। मेरी पत्नी मेरे बड़ी सहयोगी थी, जी उन्होंने कलकत्ता अनामिका में एक रोल भी करा था। और जब हम लोग संगीत नाटक अकेडमी के इन्विटेशन पर दिल्ली गए थे, अपना इलाहाबाद से नाट्य दल लेकर के, तो जो जी कलकत्ते से नाट्य दल आया था उसमें वो एक्टिंग कर रही थी, तो वहीं हम तो थोड़ी बहुत परिचय हुआ था। बाद में फिर तो उसके बाद उन्होंने मेरे सिर्फ एक नाटक में नाटक अभिनय किया, वो था अपने अपने दांव। जी लेकिन उसके बाद फिर हम बच्चे बड़े हो रहे थे, नाटक नहीं कर सके, और जब पीजी चला गया तो वहाँ पत्नी का देहांत हो गया। और जी सर। सर मोहंती सर जी भी हैं हमारे रजिस्ट्रार साहब, आपको नमस्कार बोल रहे हैं सर। कौन मोहंती जी, कौन है? प्रदीप मोहंती जी हमारे हाँ हाँ हमारे हाँ, रजिस्ट्रार साहब, उनसे आपको नमस्कार बोल रहे मोहंती जी को नमस्कार, नमस्कार मोहंती जी को। तो फिर मैंने 13 साल तक कोई नाटक नहीं लिखे, पत्नी के देहांत के बाद 13 साल, 13 साल बाद मैंने नाटक लिखा सीढ़ियाँ। उसमें मैं जो कहता हूँ कि मुगल काल का जो भ्रष्टाचार था वो उसमें रूपायित किया है। उसमें हर
चरित्र जो है बेईमान है, हर चरित्र एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार है। तो जो जिस आस्था से मैं चला था, यहाँ तक मेरी आस्थाएं समाप्त हो गई। जिंदगी में ये जो आस्था है और ये जो आदमी जो अच्छा बनता है जिंदगी में है नहीं सब जगह पे। तो उसमें मैंने चिड़िया नाटक लिखा। चिड़िया नाटक ओरिजिनल नाटक है और मैं जी जितने भी मैंने नाटक लिखे वो सब पढ़ करके और अध्ययन करके लिखे। देखो, दो जी तरह के नाटक लिखे गए हैं। एक जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे और एक जी ऐतिहासिक नाटक लिखते थे मोहन राकेश। जी जब जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे तो पूरी रिसर्च करके लिखते थे जी और आज वो 10, 12, 15 पेज जो थे रिसर्च का साक्ष्य लिखते थे। तो वो कल्पना का जी कहीं थोड़ा बहुत यूज कर ले, क्योंकि मेन पिलर्स तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उनको भरने के लिए वो कल्पना यूज करते। लेकिन मोहन राकेश ने जब आषाढ़ का एक दिन देखा तो पूरी कल्पना से लिख दिया। मतलब उसमें कालिदास को कि जो भी चित्र बना कल, वो कल्पना। तो मेरे ख्याल से ये ऐतिहासिक चरित्रों के साथ ये अन्याय नहीं करना चाहिए। नाटक जी आपको अपील कर रहा है। इसी तरह से लक्ष्मी नारायण का एक नाटक है सूर्यमुख, जी वो भी ऐतिहासिक माइथोलॉजिकल है, जी माइथोलॉजिकल नाटक है। उसमें ये है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स पर उन्होंने नाटक लिखा। सोफोक्लिस का है ना, इडिपस जी रेक्स, कि बेटा जी जो है अपने माता से प्रेम करता है, आकर्षित होता है। तो माइथोलॉजी में हमारे ऐसा कोई कथा नहीं है कि जो इडिपस रेक्स को करे। तो उन्होंने उसी पैटर्न पर उसी नक्शे पर नाटक लिखा सूर्यमुख। जी चूंकि उसमें इडिपस रेक्स नहीं है तो उन्होंने कृष्ण की एक पत्नी क्रिएट कर दी जो उनके बेटे से प्रेम करती है। तो जी नेचर मैंने स्क्रिप्ट लिखी कि भाई अगर कल्पना से ही नाटक लिखना है तो चरित्र, ऐतिहासिक चरित्रों को नाम क्यों बदनाम करते हो? यू कैनॉट क्रिएट ए कैरेक्टर, यू कैनॉट इमेजिन ए कैरेक्टर। जी आप राम ही रहेंगे, रावण नहीं बन सकते। आप कल्पना से रावण का चरित्र नहीं सकते। माइथोलॉजी हैज टू बी रिस्पेक्टेड। तो ये मैं आगाह हो गया कि भाई जो ऐतिहासिक नाटक लिखे वो जयशंकर प्रसाद की परंपरा में लिखे हैं। मैंने मोहन राकेश की परंपरा को डिनाई कराया, लक्ष्मी नारायण की परंपरा को डिनाई। तो इसी तरह से मैंने जब रक्त अभिषेक लिखा या सम्राट अशोक लिखा, बीच मैंने एक और करा, एक नाटक लिखा मैंने इतिहास। इतिहास जी उसमें 1857 से लेकर के 1947 तक की स्वतंत्रता के संघर्ष की कथा है। इसको मैं जी डॉकू ड्रामा कहता हूँ, डॉकू ड्रामा। जैसे ड्रामा डॉक्यूमेंट्रीज होती है ना फिल्में, उस तरह से जी मैंने जी जी एक विधा में एक्सपेरिमेंट करा है। उसे 90 साल का जी इतिहास हमने कंस्ट्रक्ट किया। और उसमें मैंने हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूँ, शौक रहा है, तो मैंने जिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नाटक लिखा है तो उन जी हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जो किताबों में, टेक्स्ट बुक में एक्सट्रैक्ट्स थे, उनको मैंने एनेक्डोट के रूप में नाटक में छाप दिया है, ताकि कोई ये ना कहे कि मेरे पास एविडेंस नहीं करना लिखा है। उसे मैंने स्टेज पर नेहरू और एडविना का रोमांस भी दिखलाया है। उसमें जी एडविना कहती है नेहरू से कि कॉमनवेल्थ एक्सेप्ट कर लो और तुम पार्टीशन एक्सेप्ट कर लो तो 3 महीने प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, वरना 10 महीने 18 महीने इंतजार करना पड़ेगा क्या हो। और वो कहते हैं कि ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ये लाइन लिखने के लिए मुझे डर ये था कि भाई कई कांग्रेस लोग ऊपर प्रहार ना कर दें। तो इसलिए मैंने ये जिस किताब से जो माउंट बेटन का बायोग्राफी है जो लंदन में छपी है, उसके एक्सट्रैक्ट्स मैंने भूमिका में दिए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था। इसके कई शोज भी करे। इसको मैंने लाइट शो के रूप में भी करा, बाल भवन के, उसमें मैंने 8-10 स्टेज बनाए। तो एक्सपेरिमेंट जी करते रहे। सर मोहंती जी का एक तो क्वेश्चन है सर। जी, डू यू रिग्रेट नाउ of your decision for not choosing NSD an option for civil services? देखिए मोहंती जी आज के हैं ना,
जी हमारे जमाने के होते तो ये शायद सवाल नहीं पूछते। देखिए जी ऐसा है, हम लोग सर्विस क्लास के थे, जमीन नहीं थी, जायदाद नहीं थी, सर्विस ही करते थे। और उस समय हमारे पास सवाल ये था कि, और मेरा फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल स्कूल ड्रामा में एडमिशन हो गया था। जी उस स्कूल ड्रामा नहीं था, इसको कहते थे एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट, और उसके डायरेक्टर हुआ करते थे एक सत्तू सेन, और नीमचंद जी जैन जो वाले उसके टीचर हुआ करते थे। और वो भी एक थी शीला भाटिया, वो भी टीचर होती थी, और एक दो लोग और टीचर हुआ करते थे। उन्होंने मेरा जी इंटरव्यू भी लिया था और मुझे सेलेक्ट भी कर दिया था, और उसमें 250 रुपए की स्कॉलरशिप या 150 स्कॉलरशिप वो भी दिया था। तभी मेरा एडमिशन चांस से 59 में जब संगीत नाटक अकेडमी ने बुलाया, उसी साल एनएसडी में एडमिशन हो गया। उसी साल जी मेरा ब्रिटिश ड्रामा लीग लंदन में एडमिशन हो गया। अब मेरे पास चॉइस थी कि मैं एनएसडी थिएटर ज्वाइन करूँ और उसी साल नौकरी भी मिल गई, जी मैं नौकरी में जाऊँ। तो घर वाले तो कहते थे नौकरी करूँ, थिएटर में उस समय शौक नहीं था, टेलीविजन नहीं था। तो उन दिनों एक मामा वर्लेकर हुआ करते थे एमपी, नाटककार थे, मराठी के नाटककार एमपी होते थे। हमारे बाबा भी एक थे, वो एमपी होते थे, ये फिरोजशाह रोड पर रहते थे। वो क्या आया था तो जी उन्होंने कहा कि मामा वर्लेकर से तुमको मिलाते हैं। तो वो हमको लेकर के मामा वर्लेकर के गए। वहां पर शंभू मित्रा बैठे थे। शंभू मित्रा जी थिएटर वाले सब जानते हैं कौन थे। जी तो शंभू मित्रा से बातचीत हो गई। तो शंभू मित्रा ने कहा, से मैंने बताया कि क्या करूं, तो बोले सोचिए। उन्होंने सोचा और मुझसे कहा, सोच करके तुम नौकरी करो। तो मैंने जी कहा दादा आपको थिएटर में है, इतना बड़ा नाम है, और मुझसे कहते नौकरी कर लूं। तो उन्होंने कहा देखो भाई, व्हेन आई जॉइन थिएटर, उन्होंने कहा देखो थिएटर इज ए लीप इन द डार्क, यू डू नॉट नो वेदर यू विल फॉल इन बिटवीन और यू गो अक्रॉस। कहीं बीच में गिर पड़ोगे या अंधेरे में चला गया, पता नहीं क्या होगा, इसलिए तुम नौकरी करो। जी तो मैं कहा लेकिन आप तो थिएटर में है। तो जी उन्होंने मुझसे कहा देखो, जब मैं थिएटर में आया तो मैंने किसी से पूछा नहीं था, अच्छा तो ये अच्छा बात लग गई कि तुम क्या जाओगे, जी पूछ रहे जी हो तो इसका मतलब तुम डरते हो। तो उन्होंने कहा नहीं जी तुम थिएटर, और ये सही बात भी है, उस समय इसको, लेकिन हो सकता है कि नाम हो जाता है उस समय में, इतने 40-50 साल का कैडेट कुछ और होता है। लेकिन चोर चोरी से नहीं जाए, ये चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। मेरी हेरा फेरी बराबर चलती रही। जी 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 सर एक मोहंती क्वेश्चन जी, और है वीणा मोहंती जी, जी जवाब ठीक है? मोहंती जी से पूछिए, हाँ जवाब सर ठीक है? नहीं नहीं, जरूर 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 अभी सर सुन रहे होंगे बताएंगे जरूर सर एक क्वेश्चन और है वीणा जी का कि दूसरे एक्टर आपके कल्पना के अनुसार कभी कभी नहीं खरे उतरते तब आपका क्या प्रतिक्रिया होती है ऐसी कोई घटना है घटी कुछ नहीं होती। देखिए जी हम उनकी मजबूरी समझते हैं, जी खड़े इसलिए नहीं उतरते। और ज्यादातर दिल्ली के स्टेज पे जो एक्टर आते हैं जी वो अच्छा नहीं करते, उसकी जी मजबूरी में समझते। देखिए जी आप नाटक करते हैं, प्लान करते हैं, एमेच्योर थिएटर है, लेट इज एक्सेप्ट, इस समय एमेच्योर थिएटर है, देयर इज नो, even NSD is not professional theater in the sense it is a teaching institute, it is not a जी professional theater। तो हमारे यहाँ कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं, पृथ्वी थिएटर वाज ए प्रोफेशनल थिएटर, और प्रोफेशनल उसके बाद कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं आए। जो रिपोर्टरी कंपनी चाहे हबीब तनवीर की भी हो, ये सिंपली एमेच्योर थिएटर, मतलब थिएटर पर सरवाइव करने वाले नहीं थे। हबीब तनवीर largely survived on government grants and government programs, government sponsored programs। ये लोग जो थे, यहाँ पर पृथ्वीराज के बाद कोई ऐसा प्रोफेशनल थिएटर नहीं बना जो कि सामान्य जन की संरक्षण में या संपोषण से चलता हो। तो सब एमेच्योर थिएटर, और एमेच्योर थिएटर हैज लिमिटेशंस।
प्रोफेशनल थिएटर जब सोचता है तो 100 शोज, 200 शोज, 300 शोज की बात करता है। और वो जो एक्टर रियलाइज करता है अपने आप को, पहले तो चूंकि 5-7 शोज में तो वो जो डायरेक्टर ने कहा कि तुम इधर जाओ, मूव बनाओ, यूं मूव करो, ये मूव करो, उसकी नकल करता है। लेकिन उसके बाद जब आगे के बाद ग्रो करता है अंदर से, वो कैरेक्टर को, जिसको कहते हैं ना, कायाकल्प होता है उसका, चरित्र को जब ग्रहण करता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो डायरेक्टर ने जो बताया तो उससे आगे भी जाता है। तो जब हम लोग अपने एक्टर करते हैं, अभी एनएसडी वाले भी कभी कभी बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड की ट्रेनिंग है, दे आर वेरी गुड एक्टर्स, उन्हें वो बात ही नहीं है जो एक प्रोफेशनल एक्टर। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि माउस ट्रैप नाटक, जी माउस ट्रैप 2 में लॉन्च हुआ था और आज भी हो रहा है, 30,000 शो कर चुका है। तो जो जी एक्टर 100, 200, 300, 400 शोज में एक्टिंग करेगा, उसमें जो निखार होगा, जो रिफाइनमेंट होगा, वो हमारे एक्टर्स में कहाँ से आएगी? इवन एनएसडी की प्रोफेशनल रिपोर्ट की कंपनी में नहीं मिलती। वही एंड मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ थिएटर, प्रीति थिएटर वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल थिएटर जो कि 1000 साल बाद आया है। देखिए, जब मुस्लिम आक्रमण हुआ और जब मुसलमानों की हुकूमत हुई, तो इस एथॉस की भी हुकूमत हुई। मतलब जो उनके विचार थे, वो संगीत नापसंद करते थे, वो नाटक नापसंद करते थे, नृत्य नापसंद करते थे, इसलिए नाटक समाप्त हो गया। संगीत, लोग पूछेंगे कैसे बच गया? संगीत इसलिए बच गया कि शहरों से तो संगीत गांव चले गए, लेकिन देश इतना बड़ा है कि अंग्रेजों, मुसलमानों की जो हुकूमत होती थी, शहर छोड़कर आई जाती थी, दूर के देहात तक नहीं पहुंचती थी। तो दूर के देहात में कोई मंदिर हुआ, वो चलता रहा और चलता रहा, उसमें अष्टयाम की आरती गाई जाती थी, अष्टयाम की। इसीलिए तो मंदिर में वो क्लासिकल संगीत की परंपरा जीवित रही। तभी तो हरि जी मंदिर में, वृंदावन में रहते थे, मंदिर में रहते थे, तो मंदिर में वो किसी तरह से धर्म के साथ जुड़ करके बच गया। अच्छा, उन्होंने डांस भी मना कर दिया था पब्लिकली, लेकिन जितने नवाब या बादशाह थे, सब नाच देखना पसंद करते। तो वो जी किले के भीतर, महल के भीतर वो नाच देखते थे। तो वो जो पहले से नाचने वाली औरतें थी, उनको बुलवाते थे। तो वो जितना डांस था वो प्रोस्टिट्यूट के हिस्से में चला गया। तो जब देश आजाद हुआ तो रिवाइव करा लोगों ने प्रोस्टिट्यूट से गाना, उनको बुला बुला करके। हमको याद है तमाम बाइयां जो शुरू में गाया करती थी, ये नरगिस की मदर जद्दन बाई बड़ी सिंगर थी, जी तो ये जी प्रोस्टिट्यूट्स के पास म्यूजिक डांस चला गया। तो इस तरह से संगीत बच गया जिसको कम लोग, लेकिन नाटक नहीं बचा। नाटक इसलिए नहीं बचा क्योंकि ये एक ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी जी और ग्रुप नाटक की फिर आपको लार्ज ऑडियंस चाहिए। नाटक बिना ऑडियंस के तो मानी नहीं होता है, क्योंकि ऑडियंस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द थिएटर। तो इसलिए जब दर्शक नहीं थे उनके, तो ये समाप्त हो गया। अब कुछ कुछ फोक फॉर्म्स बच रही हैं, जो कि इससे जी मतलब रेगुलर थिएटर तो, नागरिक थिएटर तो समाप्त हो गया। कुछ फोक फॉर्म्स के गांव में इकट्ठे 2-4 लोग मिलकर के इकट्ठे हो गए, कुछ भी कर दिया। इस तरह के हर प्रदेश में कोई ना कोई फोक फॉर्म आपको नाटक मिल जाएगी। लेकिन थिएटर संस्कार, अच्छा, फिर हमारे इसमें थिएटर का जो रिवाइवल हुआ, वो पारसी थिएटर से हुआ। लेकिन पारसी थिएटर नकल थी अंग्रेजों के जी थिएटर की। पारसी जी अंग्रेजों की छावनियां हुआ करती थी, जिसमें उनके सिपाही रहा करते थे, अंग्रेजों की छावनियां होती थी। उसमें जो गल्ला सप्लाई करते थे, दूध है, गल्ला है, वो हिंदुस्तानी सप्लाई करते थे। तो वो जो ठेकेदार होते थे छावनियों के, वो पारसी बम्बई में थे। तो वो तो उनके इंटरटेनमेंट के लिए अंग्रेज कंपनी शेक्सपियरियन नाटक भेजा करती थी छावनी में दिखाने के लिए। पारसी ठेकेदारों ने छावनी में इन नाटकों को देखा, तो उसकी नकल में उन्होंने पारसी थिएटर स्टैब्लिश करा। सो मच तो आगा कश्मीर में तो कोई थिएटर
शेक्सपियर थिएटर कंपनी भी स्टैब्लिश करी थी कुछ दिनों के लिए, और उसने सारे शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद करा, नाटक जी प्रस्तुत करा। मगर जी पारसी थिएटर जो था जी वो सामान्य जन से नहीं जुड़ा, क्योंकि सामान्य जन की जो कल्पना है, पौराणिक कथाएं हैं, जो उनकी जनजीवन से नहीं जुड़ा था, उसमें गुरुओं की बातें, तिलिस्म की बातें और उर्दू बहुत हावी थी, जी जो कि सामान्य जन नहीं जानते थे। जो उस जमाने की एलिट तो समझते थे, ये सामान्य जन इतना नहीं जुड़ते थे। और कभी पारसी थिएटर में आई, महीने 2 महीने रही, उसके बाद चली गई, फिर 2-2.5 साल तक नहीं आई। तो ये जी पारसी थिएटर से जो जनांदोलन होना चाहिए थिएटर के लिए, या समाज के केंद्र में आनी चाहिए आशय पर निधन से, वो नहीं हो सका। पारसी थिएटर की नकल में नौटंकी बनी, क्योंकि जो भगत जी और शाम की परंपरा थी, जी उन्होंने उसमें पारसी थिएटर की तलवारबाजी पर डाला और नौटंकी पहली क्रिएट करी। लेकिन पहली नौटंकी की हीरोइन का नाम तो नौटंकी, इसलिए इतनी जी मशहूर हुई कि इसमें कहने लगे। तो पारसी थिएटर नकल था, नकल की नकल नौटंकी थी। और जी तो अच्छा, हिंदी थिएटर को रिवाइव करने की कोशिश करी जयशंकर प्रसाद जी ने और हमारे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु बाबू पर बंगाली थिएटर का थोड़ा सा प्रभाव था, क्योंकि उनकी प्रेमिका मल्लिका बंगाली थी, तो उससे उनका बंगाली थिएटर से जुड़ाव था। तो उन्होंने कुछ नाटक लिखे और जयशंकर प्रसाद ने लिखे। जयशंकर प्रसाद स्कॉलर थे, मगर वो थिएटर को नहीं जानते थे। उन्होंने थिएटर को, पारसी थिएटर को बाहर से देखा, तो इसलिए अगर नाटक उनके पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि पारसी थिएटर का स्ट्रक्चर है, लेकिन भाषा और भाव समझता नहीं। लेकिन वो ज्यादा स्टेज नहीं हो सके, उनको स्टेज मिला नहीं। उन्होंने 1-2 शो करे जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी जिंदगी में, या भारतेंद्र जी के जमाने में 1 शो हो गया तो तो हिंदी थिएटर आया नहीं। 1932 में टॉकी सिनेमा का इन्वेंशन हुआ, बोलने वाले सिनेमा का इन्वेंशन। जी और टॉकी सिनेमा का इन्वेंशन जो था वो गांव गांव तक पहुंचा, उसकी रीच पारसी थिएटर से बहुत ज्यादा थी और ज्यादा पॉपुलर थिएटर था। तो इसलिए पारसी थिएटर एकदम खत्म हो गया, पारसी थिएटर समाप्त हो गया। और उसके बाद आजादी आई, और तो आजादी के बाद अमेच्योर थिएटर स्टार्ट हुआ हमारे जैसे लोगों ने। तो मैं तो अब उस मेरा ही प्रतिनिधि बचा हूँ जिन्होंने आजादी के बाद 50s में नाटक शुरू करा। एंड वी वर ऑल इंस्पायर्ड बाय पृथ्वीराज कपूर, पृथ्वी थिएटर। पृथ्वी थिएटर 16 साल उसने पूरे देश में घूम घूम करके बताया कि थिएटर कैसा होता है, कैसे कर्टन कॉल होता है, कर्टन कॉल की परंपरा क्या होती है, मेकअप कैसे होता है, वो उसने। और पृथ्वीराज को मैं आज भी करता हूँ, वो कहता था आज की समस्याओं को डील करो, जी जो आज की, ये मत सोचो कि पुरानी कथा है, आज। तो उसका जो गद्दार नाटक है, उस समय देश विभाजित हो रहा था। जी मुसलमान के आगे ये प्रॉब्लम थी कि वो जिन्ना साहब को कांटेक्ट को करे और पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट करे, या महात्मा गांधी को सपोर्ट करके वो जॉइंट हिंदुस्तान की बात करे। तो जो मुसलमानों का जो स्ट्रगल था वो उन्होंने, जब उन्होंने, या आउती, उनका एक नाटक था जी आउती, उसमें जो जी रिफ्यूजीज पाकिस्तान से भाग करके आ रहे थे उनकी समस्या थी। तो वो आज की जुड़ी हुई नाटक, वो वो तो उसका सेंटेंस था जो उसने, पृथ्वीराज की एक और अदा थी। वो नाटक पसीने में गिरा रहता था, नाटक शुरू होने से पहले घंटी बजी सब उसकी, उसके बाद फिर वो आते थे बाहर आकर के, जो प्रोसीनियम स्टेज, प्रोसीनियम के आगे जो 4 स्टेज होता है, उस पर वो आकर के बोलते, तो आप 2 मिनट बैठते थे, वो जाकर के 10 नाटक शुरू करते। उसमें उन्होंने पहली बात ये करी थी कि मैं आज के लिए नाटक करता हूँ, आज का नाटक करता हूँ, आज के लिए करता हूँ। तो ये चीज मुझे इतनी मन में बैठ गई थी कि मैं जो नाटक करूँ, जी तो मुझे आज जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, अगर मैं आज जी हिपी लड़की को देख करके प्रभावित होता हूँ, तो ये तो इसलिए हमारे यहाँ जो आज भी पूरा थिएटर है, एमेच्योर थिएटर है, प्रोफेशनल थिएटर इज येट टू कम। सर, सर ये क्वेश्चन है किरण यादव का
कि सर क्या आपको लगता है कि आज भी भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य पर प्रभाव से हमारी संस्कृति खोती जा रही है? देखो, किसका सवाल है ये? कि आज ये आज भी सवाल किसका है? ये किरण यादव है सर। ये सवाल किसका है? किरण यादव किरण सर, किरण यादव। यादव जी। जी जी, उनसे किरण यादव से मैं कह रहा हूँ। किरण यादव जी, मैं बहुत बूढ़ा हूँ आप लोगों के मुकाबले। जी आई एम 85। लेकिन आपने ये जी सवाल बूढ़ों वाला कर दिया, हमारी संस्कृति। जी देखिए, जी आज विश्व की, आज वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है, पूरे विश्व संस्कृति। क्योंकि हमारे यहाँ जी कल्पना बड़ी कभी छोटी नहीं करी थी, वसुधैव कुटुंबकम की बात करी थी, एक बड़े विजन पर बात करते थे। तो आज वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है, और वर्ल्ड कल्चर में जो दुनिया के श्रेष्ठ तत्व हैं उसको पूरा देश और पूरी संस्कृति अपना रही है। आज वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को कौन डिनाई करेगा? आज जो पतलून आप लोग पहनते हैं, ट्राउजर्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, उसमें जो आदमी स्मार्ट लगता है उसको कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा? वो सब पहन करके आते हैं, जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, वो सब लोग बात करते हैं। साथ ही आपको ये भी पता लगना चाहिए कि आज जितने आए वेस्टर्न कल्चर से, वेस्ट भी ईस्टर्न कल्चर से डरा हुआ है। मैं अमेरिका बहुत गया हूँ क्योंकि बेटी वहां पर है और भी लोग हैं, तो जाना होता है बात। वहां पर डरे हुए लोग हैं, ये क्या हो रहा है। और न्यूज वीक में एक आर्टिकल पढ़ा था, मैंने। उसमें एक लेडी ने लिखा था, एक फुल पेज का आर्टिकल था, वी आर ऑल हिंदूज नाउ। जी वी आर ऑल हिंदूज नाउ, उसने एक्सप्लेन ये करा था कि हालांकि हम लोग 76% क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हमारे सोचना, हमारे विचार करना, जो हम लोग वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, ये जो सोचना या दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, ये ये वैल्यूज, ये सब हम इंडियन हिंदूज की तरह से ले रहे हैं। दूसरे धर्म का जो सम्मान करते हैं, हम हिंदू से बहुत हमने करा है। और उनका साथ ही हम लोग कर्म पर बिलीव करने लग गए हैं, हम लोग पुनर्जन्म में बिलीव कर रहे हैं, हम लोग वो जो फ्यूनरल्स होता है उसको भी बिलीव करने लगे सिस्टम। तो उसने लिखा, वी आर ऑल हिंदूज नाउ, ऑल्दो वी कंटिन्यू टू बी क्रिश्चियंस, बट इन वी आर ऑल हिंदूज नाउ। तो एक वर्ल्ड कल्चर हो रहा है, और वहां पर चर्चेस में ये बात हो रही है कि योग और मेडिटेशन वगैरह जो आ रहा है, ये क्रिश्चियनिटी को डाइल्यूट न कर दे। वो लोग बड़े घबराए हुए हैं। तो वर्ल्ड कल्चर में वो भी डरे हुए हैं, हम भी डरे हुए हैं, लेकिन वो भी स्वीकार करें हमारी अच्छी चीज और हम उनकी अच्छी चीज स्वीकार करें। तो वेस्टर्न इंडियन योगा, टेक्नोलॉजी एंड जीन्स, और चाइनीज फूड इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कल्चर, हम सबको ले रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति ऐसी चीज नहीं है शुरू में ही, क्योंकि संस्कृत तो वैल्यूज में है ना, विचार में है संस्कृति, ऊपरी दिखावे में नहीं है, चोटी में नहीं है। एक जमाने में चोटी और जनेऊ पे लोग जान दे देते थे, लेकिन जी संस्कृत तो विचार में है। जी ऑलराइट। जी सर, जी सर, जी बिल्कुल। सर एक ये भूपेश जोशी जी ने पूछा है क्वेश्चन कि हिंदुस्तान में प्रोफेशनल एंड कमर्शियल थिएटर की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या भविष्य है? भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन जी दिक्कत ये है जी कि जो थिएटर वाले डिमांड करना नहीं जानते। जी मैं इतने साल नौकरी में रहा, लोग जी छोटी छोटी बातों को लेकर के डिमांड करते थे, कभी थिएटर वालों ने मिलकर के बड़ी डिमांड नहीं करी। देखिए, जी अगर थिएटर या परफॉर्मिंग आर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मैं आईजीएनसीए में हूँ, आईजीएनसीए का जी मैं ट्रस्टी हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रस्ट का। वहां पर कोई परफॉर्मेंस, कोई थिएटर हॉल नहीं है जिसे परफॉर्म कर सके। एक जी लेक्चर हॉल है, उसी में नाटक आटक कुछ करवा दें। देखिए, अगर स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट चाहिए तो जी हमें स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए अगर हमको थिएटर का डेवलपमेंट चाहिए तो हमें परफॉर्मेंस स्टेज चाहिए, थिएटर हॉल चाहिए, ऑडिटोरियम चाहिए। तो कहाँ है? मैं कैनेडी सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने देखा वहाँ, अमेरिका में, शायद वॉशिंगटन में। तो जी एक कॉम्प्लेक्स और 8 किस्म के थिएटर, 8 तरह का थिएटर,
एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी, प्रोसीनियम थिएटर भी, बॉक्स थिएटर भी, सब किस्म का। अगर आपको ओपेरा करना है तो ये इस तरह के 8 किस्म के। हमारे तो इस तरह फैसिलिटी है ही नहीं। आप गूगल करके देखिए तो लंदन में 100 थिएटर हॉल्स हैं। जी हमें ना कितनी थिएटर मिलेंगे? मुश्किल से 5, 7, 10, मैक्सिमम 10। जी जी तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है तो थिएटर कैसे डेवलप होगा? जब थिएटर डेवलप नहीं होगा तो ऑडियंस कहाँ से दोगे? और जी किराए आप 3 घंटे के 1 लाख रुपए ले लेंगे तो हाउ वुड एनी थिएटर ग्रुप सर्वाइव? आज हो ये रहा है कि सरकार से ग्रांट लेते हैं और उसी भेज करके नाटक कर लेते हैं और खत्म हो जाता है एक दूसरे के बाद। जी जी सर। हेलो। और कुछ? हाँ हाँ सर। जी सर आप मतलब ये मेरा पूछिए। मेरा प्रश्न है कि आप थिएटर और अपना जो आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे, तो दोनों के बीच में कैसे तारतम्यता बैठा के थिएटर भी कर लेते थे, क्योंकि उसके भी काम प्रशासनिक अधिकारी के भी बहुत काम होते हैं। तो आप इन दोनों के बीच में कैसे चीजों को नहीं जोड़ पाते थे? नहीं, प्रशासनिक कार्य के दौर में हमने थिएटर बहुत कम किया, बहुत जी कम। नहीं इतने साल का गैप भी होता है, हो गया, नहीं कर पाए, थिएटर जी नहीं करा। एक दो कर लिए इधर उधर, नहीं करा। और लिखा भी कम। अच्छा लिख तो लेते थे लेकिन जी थिएटर नहीं करते थे। एक्टिंग भी नहीं करी हमने, वो जी सब पहले ही कर ली थी जो कुछ। या दिल्ली में आकर के थोड़ी सी बात कर ली। लक्ष्मी नारायण ग्रुप था, पहला नाटक लक्ष्मी नारायण लाल ने किया था यहाँ पर, कलम की, तो उसमें हीरो का रोल हमने किया था। इस तरह के कुछ करे थे, लेकिन कम ही करे, अच्छा। मतलब क्योंकि फिर क्योंकि वो काम ज्यादा। प्रशासनिक दायित्व के साथ थिएटर नहीं जी हो पाता है। जी सर, रीना जी का क्वेश्चन है कि कोरोना काल में थिएटर का क्या भविष्य देखते हैं आप? आज के थिएटर के बच्चों के लिए आपका आशीर्वचन क्या है? वीणा शर्मा जी का। बिना जी ऐसा है कि कोरोना में तो थिएटर नहीं हो सकता ना। आज सर। थिएटर में जब तक कि ऑडियंस ना हो, जी थिएटर के लिए आवश्यक है ऑडियंस हो। जी बिना जी ऑडियंस के थिएटर नहीं होता। और यही ऑडियंस की तो विशेषता है थिएटर की। मैंने कोई बड़ा कहा हुआ बता रहा हूँ कि जी फिल्म में आदमी अपने कद जी से बड़ा दिखलाई पड़ता है, बहुत बड़ा जी दिखलाई पड़ता है एक्टर। और जी टेलीविजन में बहुत छोटा दिखलाई पड़ता है एक्टर। लेकिन थिएटर में आदमी अपने कद में दिखाई पड़ता है। तो जी तो यही थिएटर का आकर्षण है, जीवंत आदान प्रदान होता है ऑडियंस और उसमें। तो अगर थिएटर को आप वेब के जरिए, लाइन के जरिए इसको दिखलाएंगे तो थिएटर तो नहीं होगा, तो जीवंत आदान प्रदान नहीं होगा ना ऑडियंस के साथ। तो जब तक जी कोरोना काल है और जब तक नहीं, तब तक थिएटर सस्पेंडेड रहेगा। और ऐसे कोई नई बात नहीं है। थिएटर एक जमाने में लंदन की थिएटर की हिस्ट्री पढ़िए, इंग्लैंड की थिएटर हिस्ट्री, कर दिया गया था जी थिएटर कुछ सालों के लिए। तो चलो ये दिल, लेकिन फिर कोरोना खत्म हो जाएगा जी तो फिर थिएटर विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस जी बैक, जो रुका जी हुई है। जी सर, आपने अभिनय भी किया, निर्देशन भी किया, स्क्रिप्ट भी लिखी, तो क्या कभी आपका मन नहीं हुआ कि मतलब सिनेमा की तरफ भी जा के काम करें? मतलब ये सबके मन में बहुत होता है ना सर। मतलब एक बात बताएं, जी सर, ये मैंने मैं अपनी जब तरफ से चिल्ड्रन पूछा है। बॉम्बे में, जी हाँ एक जमाने में मैंने, एक यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, जी जो इमरजेंसी जिन्होंने प्रोमलगेट करी थी। तो जी उनकी मिसेज जो थी, उनको कुछ जी ड्रामे का शौक था, तो उन्होंने ड्रामा जी लिखा था गालिब। जी उन्होंने मुझको कहा तुम आकर के डायरेक्ट करो। तो मैंने उनके लिए, बेगम साहब के लिए, फखरुद्दीन साहब की प्ले डायरेक्ट करा था। और वो उस ओकेजन पर हुआ था जिस ओकेजन पर ऐवान गालिब ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन हुआ था, और उसमें जी चीफ गेस्ट थी इंदिरा जी। जी तो मैं उस सर्किल में
मैं काफी मूव कर रहा था उस जमाने में, बेगम साहब के घर आना जाना, वो बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए। तो बहुत रूप से हमारा पूरे फैमिली का आना जाना था। तो वहां पर एक वो आया करते थे उस जमाने में, सेक्रेटरी थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एजे किदवाई, बेगम साहब के आता जाते थे। तो उन्होंने जी बेगम साहब, हम थे, बेगम साहब थी और किदवाई साहब आए थे। तो उन्होंने, हम नाटक नाटक देखा था, तो वो बोले बेगम साहब अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं इनको बम्बई ले जाऊं और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी बनी है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमने कहा कि वो मकान अकान मिलेंगे। अरे बोले जी सब हो जाएगा, फिर वहां से आप फिल्मों में चले जाइएगा, तो जाएंगे तो मैं अपने लौटा वाइफ्स को बताया कि वो कह रहे बॉम्बे चले जाओ। बेगम साहब ने भी कहा है और हिरवाई साहब ने कहा है। तो हमारी वाइफ ने कहा कि देखिए, थिएटर इज एन आर्ट और फिल्म इज ए कॉमर्स। जी हम लोग थिएटर ही तक अच्छे हैं, आर्ट तक, कॉमर्स में नहीं डेबिट करेंगे। जी तो जी उस दिन सर। की बात खत्म हो गई। जी सर। सर बहुत बढ़िया सर। ये अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म का एक और इंटरेस्टिंग बात, जी जी ये जरूर। चुटकुले की तरह से सुन लीजिए। हाँ नहीं नहीं, जरूर सर, जरूर बताएं सर। बच्चन जी के बच्चन जी के पिताजी हरबंस साहब बच्चन जी इलाहाबाद के थे जी जी और हमारे पिताजी के मित्र थे जी और मित्र थे। तो जब हम एक साल यहाँ दिल्ली में बीच में एक साल आए थे, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे। तो वो पिताजी को हमसे कुछ, हमारा चिट्ठी का जवाब नहीं, तो पिताजी बच्चन जी से कहते कहते थे, उसका जवाब नहीं आया। बच्चन जी हमको टेलीफोन करते थे कि अपने पिताजी को जवाब दो। तो उसी दौरान हमने, जब दिल्ली में, मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, उसका हमने नाम रखा जी था, नाम नहीं याद। तो उसमें मैंने, मेरे भाई मेरे दोस्त नाटक किया था जी और उसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए थे नाटक देखने में। कमानी में, हिस्ट्री में कमानी बन रहा था, तो जब पहली बुकिंग उन्होंने किसी टीचर ग्रुप के लिए करी, वो हमारे ग्रुप के लिए उन्होंने करी थी। शतरूप हमारी संस्था का नाम था, शतरूप। तो जी शतरूप के लिए करा था। तो उसमें जी 3 बड़े लोग आए थे। एक तो जी बच्चन जी आए थे नाटक देखने, जी जी दूसरे वो 1971 की बात कर रहा हूँ, और दूसरे जी थे जगदीश चंद्र माथुर, जी और एक थे टी एन चतुर्वेदी। जो टी एन चतुर्वेदी जी बाद में गवर्नर भी थे और सीएजी भी थे, और वो बड़ी पोस्ट, उस जमाने में वो चीफ सेक्रेटरी दिल्ली थे। तो जी 3 लोगों के एक्सपीरियंस हुए कि जी टी एन चतुर्वेदी ने कहा कि हम दिल्ली में कल्चरल डिपार्टमेंट बना रहे हैं। मैं यहाँ पर दिल्ली में जुडिशरी के अंडर में था और मैं कोर्ट में बैठता था, आई वॉज जी मैजिस्ट्रेट। उससे मैं 30 साल जी कोर्ट में बैठा करता था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, साहित्य कला परिषद, तुम आकर के उसको सेक्रेटरी बन जाओ और उसको गिव दी डायरेक्शन उसको। तो हमने कहा मैं तो हाई कोर्ट के अंडर में काम कर रहा हूँ इस समय। उनका नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, उनसे बात कर लूंगा, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। तो उनसे तो बात हुई और फिर मुझे साहित्य कला परिषद में आना पड़ा, हो गया साहित्य कला परिषद का। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा ये सब। दूसरे एमिनेंट पर्सन थे जगदीश चंद्र माथुर, वो जी आईसीएस होते थे, आईएएस नहीं, जी आईसीएस पुराने। जी तो उन्होंने मुझसे कहा, वो नाटककार थे, जगदीश चंद्र माथुर बिहार के थे और उनके कई जी प्रसिद्ध नाटक भी हैं, जिसमें कोणार्क उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। जी तो जेसी माथुर ने कहा कि भाई, नाटक तो तुम बहुत अच्छा लिखते हो लेकिन तुम्हें यश नहीं मिलेगा। तो हमने कहा अच्छा क्यों नहीं यश मिलेगा? जी तो बोले यश इसलिए नहीं मिलेगा कि जो, आवाज आवाज गई सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है।
वो नेट शायद कमजोर हुआ है, इसलिए शायद आवाज नहीं आ रही है। सिग्नल कमजोर होने की वजह से आवाज शायद नहीं आ रही है। जी आवाज सर नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। सिग्नल वीक होने की वजह से आवाज नहीं आ पा रही सर की, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं सर का। अगर सिग्नल ठीक हो जाता है तो सर से हम आगे बात करते हैं। नहीं तो हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर किसी रोज किसी समय सर से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। सर वो हाँ, सर साउंड बंद हो गया है सर, म्यूट है, अनम्यूट करना होगा। जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो हम सबको पता भी नहीं थी, आज सर के थ्रू हमें वो सारी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। और थोड़ा वेट करते हैं सर का, और फिर उनसे बातचीत करते हैं आगे। कि कितनी सारी यादें हैं या कितने सारे मोमेंट हैं जो सर के पास हैं, जो हम सबके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और उनसे कितना कुछ हम सीखते हैं जो हमने देखा नहीं, लेकिन उनके थ्रू हमें। हाँ जी, आगे। हमारी आवाज नहीं जा जी रही? सर। जी हाँ, आ रही है, अब आ जा गई, रही अब आ है? गई सर। अरे वाह, जी आ गई, आ क्या गई करा सर, तुमने? आवाज आ गई सर। अनम्यूट। हेलो, अब चली गई? हाँ जी जी, आवाज आ रही। रही है जी आवाज हाँ, ना? आवाज आ। जी आ रही हाँ, सर, तो आ रही मैं आवाज। उसे कंप्लीट कर लूँ। जैसी माथुर साहब ने जी कहा जी कि तुम्हें यश नहीं मिलेगा क्योंकि जी। एकेडमिक्स जेलस होते हैं ब्यूरोक्रेट से, सिविल सर्वेंट से। और तीसरे तब हमसे बच्चन जी ने कहा हमारे घर पर आना, मिलेंगे हम लोग। तो हम उनसे मिलने गए बच्चन जी से, तो तारीफ वारीफ करेंगे। उनका नाटक तो ठीक था तुम्हारा, अच्छा था। तो मैंने हैमलेट ट्रांसलेट करा है हिंदी में। मैं चाहता हूँ कि उसको अगला तुम चेंज करो। और साथ में उन्होंने ये कहा मेरा बेटा कलकत्ते में है, मैं चाहूंगा कि हेमलेट का रोल उसको दे दो। तो जी बच्चन जी हेमलेट के बच्चन अमिताभ का प्रमोशन मेरे डायरेक्शन थे। जब मैं घर पर गया तो हमारी वाइफ ने पूछा तो आप प्ले डायरेक्ट करेंगे उनके लिए? तो मैं कहा जी
मैं क्यों, अगर करूंगा तो मैं खुद हीरो बनूंगा, उसको थोड़ा बनाऊंगा। और समय देखो, आज वो जी महानायक है, युग नायक है, और जी। हम कहाँ हैं? नहीं तो नहीं ये सर, सब आपकी अपनी जगह है। जिंदगी की है, ऐसे ही होते हैं। जी तो ये अच्छी, हाँ तुमने सवाल, तुम्हारा जवाब हो गया, मिल गया नहीं मिल गया? जी जी जी, बिल्कुल सर, तुम्हारा बहुत सवाल, इंटरेस्टिंग जवाब। ये सही बात है। जी जी और कोई सर, सवाल? बहुत टाइम आपने, नहीं सर, आपने बहुत टाइम दिया। सवाल पूछता रह जाऊंगा तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं, और और कुछ इतना पूछना हो तो? इतिहास है। हाँ सर, जरूर हाँ, जरूर लेकिन सर। मुझे एक चीज है कि थिएटर वालों को जी दे शुड कम जी एंड डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हाट दे वांट। जी मूवमेंट करना चाहिए, एजिटेशन करना चाहिए कि हमको ऑडिटोरियम चाहिए, और सस्ता ऑडिटोरियम चाहिए। जी 10,000 रुपए पर पैसा मत दीजिए, क्योंकि आज जो पैसा मिलता है वो मिसयूज होता है। अगर मान लीजिए किसी को 5 लाख रुपए ग्रांट मिली है, तो वो चाहेगा कि स्वयं कितना बचा लें, और उनका दोष नहीं है। जैसे कि थिएटर की स्थिति है, थिएटर में टिकट नहीं जी बिकते हैं, तो वो दे ट्राई टू सेव। वो सोचते हैं कि 2 एक्टर का प्ले बना लो, 3 एक्टर का प्ले कर दो, बाकी ग्रांट बच जाएगी। सेट जी नहीं करते हो, या सेट का जो जादू होता है, सेट के जी जो नाटक थिएटर का जो जादू होता है, वो इन एमेच्योर प्रोडक्शंस में नहीं है। देखिए, मुझे याद जी है 1962 में हम जब जी कलकत्ते गए थे, हमारी, मैंने बताया था ना, हमारी वाइफ कलकत्ता की थी, तो जी वहाँ हम सर। लोग एक नाटक देखने को चला था, सेतु। जी तापस सेन की लाइट थी, और उस समय तुम तो जी लाइट की जानते हो, उस समय लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत डेवलप्ड नहीं थे जी 1962 जी में, सर। जैसे जी सर। आज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वैसे तब नहीं थे। और उसमें जी इस सेतु में एक सीन था, पता नहीं तुमने सुना है इसके बारे में या नहीं। उसमें एक नहीं। सीन था कि कृति मित्रा सुसाइड करने जाती है रेलवे ट्रैक पर। ट्रेन आती है, धीरे 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 इंजन बढ़ती चली आ रही है, इंजन की लाइट दिखलाई पड़ी, इंजन बढ़ता हुआ जी जी चल रहा है, और और वो सुसाइड करने सामने आती है, एक आदमी खींच लेता है, और ट्रेन धड़धड़ाती हुई निकल जाती है। जब निकलती है तो डिब्बों से जो लाइट लाइट बढ़ती हुई दिखलाई पड़ी उस पर। इतना रियलिस्टिक सीन था, वो थिएटर का जादू था। तो अब ये जो जी सर। हमारा थिएटर बन गया है, इसमें ना तो सेट है, न स्टेज है, न जादू है। और वो थिएटर तो जादू पर सर्वाइव करता है ना। जादू, चाहे लेखन का जादू हो, चाहे कथा का जादू हो, या एक्टिंग का जादू हो, या लाइट साउंड का जादू हो, ये सब मिला करके एक इफेक्ट होता है। क्योंकि थिएटर जो है, उसमें एक मैजिकल एलिमेंट होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे कि हम थे, या और भी आप लोग, तुम हो, सब लोग जी स्टेज स्ट्रक हो जाते हैं। स्टेज जी स्ट्रक का मतलब यह है कि हम किसी चीज से ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिसका कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं, फिर भी चिपक गए, जी मैग्नेट की तरह चिपक गए, स्टेज स्ट्रक हो गए। स्टेज स्ट्रक कोई ड्रामा, कोई स्टक नहीं होता, कोई पेंटिंग स्टक नहीं होता, कोई डांस स्टक नहीं होता, लेकिन सब स्टेज स्टक होते हैं। इसका मतलब जी स्टेज में एक जादू होता है। जी तो लेकिन हमारे यहाँ जो थिएटर है, वो एमेच्योर थिएटर है, गरीबी का थिएटर है। या जैसे कि अंकुर जी ने क्या करा, इस मुश्किल से सामना करने के लिए उन्हें कहा चलो सेट खत्म कर दो, कहानी की तरह से नरेशन कर दो। तो एक जी नरेशन हो गया, वो तो गया, सबको जी मिल गया। लार्जर ऑडियंस में जो जादू का इफेक्ट होना चाहिए, ये लोग जी खिंचे हुए चले आए, जी या जैसे कि सेट सब खत्म कर दिया है, वो हमारी गरीबी की वजह से। भाई, आपने 1 लाख रुपए हॉल का किराया दी थे, तो सेट बनाने में कौन खर्चा करे, लाइट लगाने में कौन जी खर्चा करे, बस किसी तरह नाटक कर दो। तो एक जी अमेच्योर थिएटर, वो इसमें हमारे हमारे पास है। और और, और उस स्टेज पर हमको निकलना है। इसके लिए थिएटर वालों को कंबाइन होना चाहिए। देखिए, मैंने लखनऊ में जी 2-3 थिएटर हॉल्स बनवाए। जी उमानाथ बली ऑडिटोरियम बनवाया, वो संत गाडगे बनाया। संत गाडगे के जी नीचे खाली स्पेस बना था, उन्होंने कहा कुछ करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इसमें एक छोटा 100 लोगों का ऑडिटोरियम थिएटर बनाओ, वाल्मीकि ऑडिटोरियम, क्योंकि मैं जी थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ।
और जैसे कि वहाँ जो उमानाथ बली ऑडिटोरियम है, वो पुरानी बिल्डिंग थी क्वींस कॉलेज की। वाजिद अली शाह का जो नाच घर था, वो जो दिखाते थे, तो वो उसी जगह पर बना था। अंग्रेजों ने उसको तुड़वा करके वो क्वींस की, तो एक बहुत बड़ा हॉल वगैरह है, देखा होगा तुमने, जहाँ पर जी जी बिल्कुल देख, जी जी बिल्कुल। वाल्मीकि थिएटर। तो जब जी मैं गया तो मुझे लोगों ने ये बताया कि इसके भीतर वो मूर्तियां रखी हुई हैं। म्यूजियम में सब मूर्तियां तो डिस्प्ले हो नहीं पाती, जो एडिशनल हाँ मूर्तियां होती हैं म्यूजियम मुश्किल से 10-15% मुझे डिस्प्ले होती हैं। कलेक्शन का बहुत बड़ा होता है, तो वो म्यूजियम मूर्ति कलेक्शन का भंडार था। तो जब मैंने दरवाजा जी खोला तो बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और उन पर धूल पड़ती थी। तो मैंने लिखा कि इसको एक नाटक का बना, एक इंटीमेट थिएटर बनाए। तो बजट नहीं था हमारे पास, तो जी हमारे अंदर में 5 म्यूजियम्स थे और बजट जी में हमारे पास कुछ कंटिजेंसी बजट होता है। तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भाई कि टेंडर में मंगाने का नहीं पड़े झगड़ा पड़ेगा, और 5 म्यूजियम्स के कारपेंटर बुलवा लिए जो वहाँ नौकरी करते हैं, उनसे हमने स्टेज बनवा दिया, जी हर जी तरह के एक शिफ्ट थिएटर हॉल बना दिया। बाद में फिर जब चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट करवा दिया, बाद में रेगुलर थिएटर बन गया वो। तो मैं जरूर जानता हूँ, चूंकि थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जी ऑडिटोरियम की सख्त जरूरत है, और जी इसके लिए लोग डिमांड नहीं करते। अब जैसे मैं यहाँ पर मैं IGNCA में जी हूँ, तो मैंने 2 कमरे बहुत बड़े बड़े रिहर्सल के लिए बनवा दिए, बहुत जी ही सस्ते। और ये संस्कार भारती में हम 1 या 2 कमरे देते थे रिहर्सल के लिए, क्योंकि रिहर्सल स्पेस जी भी तो चाहिए थिएटर को। और आप बिल्कुल न तो बिल्कुल रिहर्सल स्पेस देंगे, न थिएटर ऑडिटोरियम होगा, न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी। और NSD के बेचारे 2-3 साल पढ़े हुए बच्चे क्या करेंगे थिएटर, जो फैसिलिटी नहीं है। तो हमारे थिएटर जी स्टिल अर्ली स्टेज। इसके लिए कमांड करें, डिमांड करें, चिट्ठियों से लिखवाएं कि भाई अगर आप खेल के लिए आप इतना कुछ करते हैं, इतने बड़े बड़े मैदान बनाते हैं, स्टेडियम्स बनाते हैं, और 2-4 हॉल बना दीजिए, तो हर छोटे जी छोटे शहर में। तो इसकी जरूरत है। ये मैं माना तो ये होगा कि आई स्टार्टेड विद प्रोफेशनल theater or जी that amateur theater. I started my career with the amateur theater and I'll be ending my career with the amateur theater. ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर जी सर जी सर। नहीं एक मतलब आपकी बातों से एक बात और समझ में आती है, अगर हर स्टेट में गवर्नमेंट की रेपेट्री हो हर जगह, तो बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है वहां पे कि प्रोफेशन। ये फिर अप्रोच वही होगी सरकारी नौकरी वाली। हम ये चाहते हैं कि जब बहुत सारे हॉल होंगे तो थिएटर कंपनीज अपने आप में सर्वाइव आएंगी आएंगी जी और वो जॉब्स देंगी। जी प्रोफेशनल थिएटर कंपनीज आएंगी तो वो जॉब भी तो देंगी ना। जब ऑडियंस जी टिकट जी खरीद आएगी तो अब क्या दिक्कत है। लेकिन अगर 5 से ऑडियंस आती तो थिएटर वाले तो बेचारी की मजबूरी होगी, कोई जी डायरेक्टर की, एक्टर्स की। लोग आज तो स्थिति है कि एक्टर को आने जाने का किराया देना मुश्किल पड़ता है, जी जी क्योंकि टिकट बिल्कुल तो सर। बिकते नहीं है, लोग कम बिकते हैं। अब तो जी बिकने लगे हैं, टिकट कुछ कुछ बिल्कुल ही। बिकने लग गए। जी थिएटर स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाया, तो डिमांड करनी चाहिए। दिल्ली में कम से कम 50 थिएटर हो लो। मॉस्को में गया, अमेरिका वहाँ गया था, रूस गया था। मैंने पूछा यहाँ कितने थिएटर ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने कहा मैंने 60 ऑडिटोरियम में, गुड थिएटर जी हॉल्स, गुड थिएटर हॉल्स, जिसमें की फैसिलिटीज थी। पूरा सीन पूरा ड्रॉप करता था ऊपर से। 60 जी थिएटर हॉल्स हैं। तो दिल्ली को अगर आप कंपीट कर रहे हैं मॉस्को से, लंदन से, न्यूयॉर्क से कंपेयर कीजिए, आपके पास आप कितने गरीब है थिएटर की इंफ्रास्ट्रक्चर। डिमांड दे, ऑर्गेनाइज जी कीजिए, मिलिए, डेलीगेशन जाइए, अखबार वाले मिलिए। एनीवे, नहीं सर, मलकानी जी भी आपको देख रहे हैं, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। सतीश आनंद जी भी हाँ हैं। हमारा नमस्कार। कौन? हाँ, और सतीश मलकानी आनंद जी? जी भी हैं। और सतीश हाँ आनंद जी सतीश सर, आनंद जी नमस्कार जी। है ना। और आपको सबको आपका आइडिया अच्छा लगा है, सब कह रहे हैं कि नहीं ये होना चाहिए, कि इस तरह की चीजें होंगी तो हम सब सच सहमत में है ना? आगे बढ़ेंगे। जी सर बिल्कुल। हाँ जी।
तो सर आप जब लिखते हैं तो लिखते लिखते कभी ये भी तो हो जाता होगा ना कि आप रुक जाते होंगे, ब्लॉकेजेस आ जाते होंगे, तो ऐसे समय पे आप उससे निकलने के लिए क्या करते हैं सर? कि मतलब ये होता है ना कि अब मैं रुक नहीं गया, मेरे स्टक मैं हो गया आप। नहीं, मैं ऐसे लिखते ही नहीं। अच्छा। मेरे लिखने का जी अजीब सर। सा तरीका है। अच्छा। मैं ऐसे लिखते हैं, बिगिनिंग और एंड हाँ। मेरे दिमाग में आते हैं कि अच्छा। ये जब मैं लिखता हूँ तो जब जी। कन्विंस हो जाता है ना कि थीम क्या किस पर लिखा है और एंड क्या होगा, बिगिनिंग क्या होगा, जिस तरह की लिखता हूँ। जी। फिर मैं चूंकि थिएटर से जुड़ा रहा हूँ ना, तो मैं जी, जी सर। सीन का मैं अलग अलग सीन लिखता हूँ। मुझे सीन विजुअलाइजेशन होता है। सीन ऐसे जी। आएगा, ये आएगा, इस एक्टर में बोलेगा, इस तरह का बोलेगा। ऑलमोस्ट इनएक्टमेंट हमारे पूरे सीन होता है। तो अगर सीन जी। आखिर पहले आ गया तो सीन पहले लिख लेंगे, जो सीन जब आ गया तो लिख लेते हैं पूरा अच्छा। सीन, बाद में उसको जोड़ते हैं, वो उसको ऑलरेडी। ऑर्डर में करते जी, 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 जी सर। हैं। सर एक क्वेश्चन, ये इनका एक क्वेश्चन है। श्रीमान साधारण श्रीमान साधारण रंगकर्मी या किसी भी स्तर का रंगकर्मी हर प्रकार से डिमांड करता है, परंतु उसकी चिट्ठी या उसको सुना ही नहीं जाता। उसके लिए आप कोई सुझाव दें। ये गगन मिश्रा जी हैं। साधारण रंगकर्मी चिट्ठी को लिखता है, उसके नाटक करें, नाटक के नहीं, वो माध्यम से कह अपनी रहे हैं बात कि करें। हाँ, जी सर। नहीं मतलब गवर्नमेंट से आपने कहा ना कि लोग अपील नहीं करते, बात नहीं करते, तो कह रहे हैं हम चिट्ठी नहीं, लिखते हैं। एक व्यक्ति चिट्ठी लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। जी। मूवमेंट क्रिएट कीजिए, 20, 25, 50 लोग रेजोल्यूशन पास करें, 10 सिग्नेचर कैंपेन करें, 100 लोगों की तरफ से डिमांड जाए गवर्नमेंट में आए, क्रिएट ए मूवमेंट। एक आदमी किसी क्या होता है, क्रिएट ए मूवमेंट। और जी। ऑफिसर्स भी ऐसा होता है कि ऑफिसर्स को भी अगर आप अब जो इस पोजीशन में है उनसे कही कि हमको ये चाहिए, तो ऑफिसर्स को अगर आप कन्विंस करेंगे कि इसमें और ये कमी 4 आदमी 6 आदमी जाएंगे, तो ऑफिसर विल बी बाउंड टू डू इट। जैसे कि मैं जी। इलाहाबाद जोनल कल्चर सेंटर में गया, वहां पर नाटक करा, तो वो तो बड़ा डायरेक्टर बड़ा बेवकूफ, उसने कुछ सामान भर रखा था, वो स्टेज चलते नहीं था। तो हमने पूछा कि ये हालत जी। क्यों है, तो जी। उसने कहा, हमने कहा होना चाहिए, तो बोले हमसे किसी ने कहा ही नहीं, लोग नाटक करके चले जाते हैं, उसी में मैनेज करके कर लेते हैं, चले जाते हैं। तो वो नाटक एक शो कर रहा है, उनको अपने एमेच्योर पे चले गए। अब पर्दा नहीं बंद हो रहा है या ग्रीन रूम में कुछ पड़ा हुआ है, बाथरूम वर्क नहीं कर रहा है, इलाहाबाद जोनल कल्चर सेंटर का मैंने हिसाब देखा, तो तो अगर आप एक आदमी नहीं, लेकिन अगर 4 से ग्रुप जाए, डिमांड करे कि सर ये गड़बड़ हो रही है, ये आप फैसिलिटी में ये करवाई, दे विल डू इट। क्योंकि जी। ऑफिसर्स जो होते हैं आईएसपी से चले जाते हैं, तो कल्चर डायरेक्टर बन जाते हैं। अच्छा, वो जी। चाहे कभी हस्बेंड्री में रहते हैं, फिर कल्चर में आ जाते हैं, फिर डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या सेल्स टैक्स में चले जाते हैं। कोई कल्चर जी। जानता नहीं, नॉर्मली नहीं जानता। मतलब मैं जानता, ये तो एक्सेप्शनल बात है क्या कि मैं जाकर के कह रहा हूँ 3 हॉल बनाओ, गाड़ियाँ बनाओ, वाल्मीकि हॉल बनाओ, ये बनाओ। मैंने जब मैं साहित्य कला परिषद में था, जी। तो मैंने एनएसडी के लिए स्कॉलरशिप स्पॉन्सर करी, और मैं हर साल 2-2, जी। 3, 4, 5, 6 साल में स्कॉलरशिप लोगों को एनएसडी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी। तमाम जी। लोग जिनके हेमंत मिश्रा था, अनामिका अक्सर थी, वीरू 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 सक्सेना है, वो गोविंद देव है, इनको जी। हमने स्कॉलरशिप दिया था पढ़ने के लिए। जी। तो हमने मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में जहाँ भी है वहां पर करता रहा, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। लेकिन अगर ऑफिसर कंसल्ट को भी आप दृष्टि दें, उसको इन्वॉल्व करें, 5, 6, 7 लोग जाके डिमांड की कमी है, ये है, इसको करिए, तो ही विल ऑल्सो डू इट। क्योंकि वो जानते ही नहीं, गवर्नमेंट में सिस्टम ये होता है कि प्रपोजल जो फील्ड का ऑफिसर है प्रपोजल बनाता है, तो गवर्नमेंट से अप्रूव होता है और फिर वो इम्प्लीमेंट करता है। तो प्रपोजल बनाने वाला भी तो फील्ड ऑफिसर है ना, तो आप फील्ड ऑफिसर को समझाइए कि ये करो,
ये करो, प्रपोजल लीजिए, बताइए, तो फिर वो करेगा। तो एजुकेट करने की जरूरत है ऑफिसर्स को, जी क्योंकि जी जी सारे ऑफिसर तो जनरलिस्ट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होता है, वो सुपरफिशियल होते हैं। सबॉर्डिनेट जो कह देता है वो टाइम पूरा करके चले जाते हैं, फिर कल्चर में कोई आना नहीं चाहता। मैं चूंकि शौक था इसलिए इतने सारे, मैं कल्चर में कोई आना चाहता है। वो जाकर के जिले में बैठेंगे, जिले में बनेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो ज्यादा इज्जत होगी, और लोग पैसे भी कमाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो कल्चर इग्नोर हो जाता है। जी लेकिन सर। जो भी आए, जैसा भी आए, उसको आप लोग एजुकेट कीजिए, डिमांड कीजिए। और प्रजातंत्र में तो संघ शक्ति कलयुग के कुछ ऐसा है, कलयुग में तो जी संघ की शक्ति होती है, संगठन की शक्ति होती सर, मलकानी जी भी वही कह रहे हैं कि बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा तब कुछ होगा। मलकानी जी का भी वही है। जी कहना है जो आप कह रहे हैं। जी हाँ, मूवमेंट करनी पड़ेगा, डिमांड डिमांड करें, एजुकेट करें। डिमांड ही नहीं आएगी तो जी क्या करेंगे? अच्छा, डांस का बड़े पैटर्न मिल जाते हैं, क्योंकि डांसर्स जो है ना, वो जी ब्यूरोक्रेट्स को प्रभावित कर लेती हैं। तो जी डांसर्स के इतने प्रोग्राम होते हैं, इतने विदेश भेज जाते हैं, ये भेजे जाते हैं, थिएटर वालों को बेचारों को कोई नहीं पूछता। तो इसलिए जी थिएटर वालों जी को सर। अपनी जगह दिखानी पड़ेगी। जी सर, अब क्या कहूँ, आपने बहुत सारा टाइम दिया और बहुत सारी हमें बातें बताई। हमें क्या, हमारे ऑडियंस जो देख रहे हैं आपको, उनको भी बहुत सारी चीज पता चली होगी सर चलिए, आपके थ्रू, है ना सर? तो बहुत कुछ, मतलब आपके साथ बात करना तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि इतना चीज है, इतनी बातें हैं आपके पास। आप जितना बोलेंगे हमें नहीं, उतना ही एक चीज नॉलेज और मिलेगा। है, मैं अपनी तरफ से जी मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा। जी, जरूर सर, जरूर सर। कला में कला में जी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जी देश की राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति जी की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, न लेफ्टिस्ट न राइटिस्ट। हमने पिछले 30 साल में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का भुगता है, और उससे नुकसान हुआ है, कला का किसी भी वजह का नुकसान हुआ जी है। और राजनीति अगर हावी रहेगी तो कला विकसित नहीं होगी। कला के जी प्रति सर। कलाकारों को प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जी राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, देश के जी प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता नहीं होनी चाहिए। सर, वीणा जी का एक सवाल है, वीणा शर्मा जी का, कि सर बहुत जी, सारे लोग कहते हैं कि लोग थिएटर में नहीं आते, उनमें भी महिलाएं अगर आते भी हैं तो उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम के अलावा कुछ नहीं मानते, फिर भी कुछ लोग डटे रहते हैं। उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्योंकि आपका पूरा परिवार रंगमंच से जुड़ा है। नहीं नहीं, मेरा पूरा परिवार रंगमंच से नहीं जुड़ा है। जी हमारे, हाँ, पूरा परिवार जुड़ा है। जी हमारी पत्नी रोल कर लेती थी, उन्हें थोड़े दिन करवाने जी के लिए। स्त्रियों की, उनका कहना यह है कि स्त्रियों का रोल नहीं है थिएटर में। नहीं नहीं, उनका थिएटर कहना है में कि मतलब अगर स्त्रियां स्त्री, बड़ी मुश्किल, जी, कि महिलाएं उनका क्या बड़ी कहना है? मुश्किल से आती हैं। उनका ये कहना है कि उनको सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब स्त्रियों को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता थिएटर में। सर, मैं फिर से पढ़ दूं क्वेश्चन सर? सपोर्ट, हाँ, पढ़ दीजिए। सर, बहुत सारे लोग जी, कहते पढ़ हैं, दीजिए। फिर पढ़ रहा हूं सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी, लोग थिएटर में नहीं आते, उसमें उसमें महिलाएं, स्पेशली महिलाएं अगर आती भी हैं तो उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम के अलावा कुछ नहीं माना जाता, फिर भी कुछ महिलाएं उसमें लगी रहती हैं। तो उनके लिए क्या सजेशन है? मतलब कि महिलाएं आती हैं लेकिन उनको एक सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम कम जैसा आती ही। हैं। जी देखिए, हम तो उस युग के हैं जिसमें एक भी महिला नहीं आती थी। जी सर। बुलाने के लिए हमको नेम रेखा जी की जरूरत पड़ी कि घर से बुलाने के लिए गए जी उसको, प्लीज आ जाइए। जी
तो अब तो जमाना बहुत जी। बदल गया है। और जी। यहाँ इसलिए शिकायत नहीं कर सकती कि साउथ इंडिया में तो महिलाएं खुल करके आती हैं, उनको बड़ा स्कोप है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में जी। थिएटर से जुड़ाव था, थिएटर हमारे हाशिए पर नहीं था। तो नॉर्थ जी। इंडिया में भी धीरे धीरे स्त्रियां आएंगी, और स्त्रियां अगर केपेबल हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर में उषा गांगुली तो अकेले ही दम पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। महिला अगर चाहे तो धीरे धीरे आ सकती है। और साबरी मित्रा भी काफी करती थी, तृप्ति मित्रा और साबरी मित्रा उनकी बेटी थी, शुभ मित्रा की, जी। वो लोग बहुत जी। काम करते थे। तो महिला जी। अगर आना तो आएंगी, कोई बार नहीं, वो बार खत्म हो गया। जी। जी सर। सर बहुत ठीक, बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ओके। क्या बोलूं सर, क्योंकि हमारे इतना सारे अच्छा मित्र लगा। जो आए हैं उन सबको भी धन्यवाद। जी, मतलब बहुत थैंक यू, सारी हमको भी अच्छा जानकारी लगा। मिली सर। सर हमें बहुत अच्छा लगा सर मुझे, आई होप। क्योंकि एक ओके, इतिहास पूरा पता चलता है सर आपसे, इतिहास की जानकारी मिलती है सर। देखो ना, तुम हमको इनडायरेक्टली कह रहे हो हम इतिहास पुरुष हो गए। नहीं सर, इतिहास आपके पास पुरुष हो गए इतिहास मतलब है हम सर। इतिहास की चीज हो आपके गए। पास सर, आपके पास इतिहास है सर, ढेर सारा, मतलब जो हम हाँ, लोगों के लिए नेचुरली आई जानना हैव बहुत जरूरी। ग्रोन। मैं एमेच्योर थिएटर के साथ ग्रो कर रहा हूँ। जी। एमेच्योर थिएटर जी। ही में एमेच्योर थिएटर ग्रो करा है, आई प्रोडक्ट ऑफ द एमेच्योर थिएटर and a part of the amateur theatre, because I have not taken anything from theatre. I have tried to give to the theatre. तो इसलिए हमको एक स्पेशल एडवांटेज है, ये जी। एमेच्योर थिएटर की देन है। लेकिन आई होप इन नियर फ्यूचर प्रोफेशनल रियल प्रोफेशनल थिएटर will develop, not like an institute, because it is theatre institute. ये जबरदस्ती अपने को प्रोफेशनल थिएटर बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो बात नहीं बनती, वो जी। प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाती। नहीं, क्योंकि 3 साल बाद बदल जाते हैं, बच्चे नए आ जाते हैं। तो वो जो रैपर की प्रोडक्शन में भी वो जो 20 साल से काम कर रहा है, जैसे रशियन थिएटर ग्रुप से आया करते थे प्रोफेशनल, 20-20 साल 30-30 साल से काम कर रहे हैं एक एक ग्रुप में। तो जो उनमें फिनिश होती थी वो फिर हमारे ग्रुप में भी हो जाएगी अगर स्ट्रक्चर बदलेगा। जी। और जी, हमारा मतलब थिएटर गरीबों का थिएटर नहीं होगा, हमारा जी, थिएटर मतलब हम संपन्न थिएटर होना चाहिए। उसके लिए एक सोच चाहिए सर, हमें एक सोच अब डेवलप करना पड़ेगा, एक सोच चाहिए, विचार चाहिए। हमारा वो विचार अभी। विजन होना चाहिए। वी हैव टू हैव जी। विजन। जी सर। जी सर। तो हमारे सारे मित्र सर। हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़ करके नमस्कार। जी सर। और दिखाई पड़ता तो सर सामने में कर लेते, लेकिन कन्वे वो फेवरेबली। सर लिस्ट में है, ओके, मैंने सब के बारे में। जी। जी जरूर। अच्छा सर थैंक यू सर। अच्छा इस अच्छा, बातचीत को यही समाप्त करते हैं सर, फिर कभी किसी दिन आपसे फिर नमस्कार। मुलाकात करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, सर। अवश्य अवश्य, नमस्कार।